Good morning, everybody. Okay, what was your last exam? पेपर नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सा लास्ट एग्जाम दिया आप लोग ने? बोर्ड कौन सा स्टैंडर्ड का? 12th. ओके, यू हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम. ओके, एनीबडी जिसका अभी भी पेपर बाकी है, आईटी या ऐसा कोई आपका बाकी है? व्हाट इज द डेट? 15. ऑन 15 यू हैव वन एग्जाम. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट. कैन वी स्टार्ट? ओके, सो आई वॉज आस्किंग व्हाट इज द लास्ट एग्जाम जो आप लोग ने दिया हुआ है इज 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम. ठीक है, नाउ यू आर गिविंग विच एग्जाम, मतलब हम कौन से कोर्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं आज? विच इज द कोर्स दैट यू आर स्टार्टिंग टुडे? हाँ, सीए फाउंडेशन. ओके, सीए फाउंडेशन is the course that you are starting. बोलो, what do you know about CA फाउंडेशन? कितना तक पता है आपको CA फाउंडेशन के बारे में? कुछ भी आपको जो पता है वो आप बता सकते हो. अच्छा, CA फाउंडेशन में आप कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हो? ये फिक्स है ना सब लोग का? इसको चेंज नहीं करना. हाँ, बोलो क्या है ये? सितंबर कौन सा? बोलो, हर साल में सितंबर आता है. 2025. ओके, सितंबर 2025. ऑलमोस्ट सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होगा, समवेयर अराउंड 12th और 14 सितंबर को. तो डेट ही बहुत एडवांस में आ जाता है, टाइम टेबल भी एडवांस में आ जाता है, इसमें ऐसा चेंजेस नहीं होता है. और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के जैसा एक एक पेपर के बीच में 7-7 दिन छुट्टी भी नहीं होगा, संडे को भी एग्जाम रहेगा. ये इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल एग्जाम है. ओके, चलो फाउंडेशन में what do you know? There are how many papers? 4 papers. What is paper 1? Accounts नहीं बोलते हम उसको, we call it as accounting. क्या बोलेंगे हम लोग उसको? Accounting. बोलो, accounting is the paper for how many marks? Accounting paper is for 100 marks. Okay, what is paper number 2 that you know of? Business laws. ठीक है, so business laws is your second paper. बोलो, ये पेपर का भी कितना मार्क्स है? 100 marks. That is your paper number 2. What is paper number 3? कौन सा? इकोनॉमिक्स. खाली ऐसा इकोनॉमिक्स ही लिख रहे हैं. हाँ, तो पेपर नंबर 3 इज नॉट बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अरे ऐसा आप लोग पेपर में गड़बड़ करेंगे तो एग्जाम के दिन कौन सा पेपर के बारे में पढ़ के जाएंगे? पेपर 3 में आप इकोनॉमिक्स पढ़ के जाएंगे और उधर होएगा मैथ्स का पेपर. ऑफ कोर्स हम लोग इतना केयरलेस नहीं है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपका मैथ्स का पेपर होगा. कितने, हाउ मेनी मार्क्स? 100 मार्क्स. और फिर आपका लास्ट जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, बोलो कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट? बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स जो अभी आप बोलेंगे. इस इज ऑल्सो फॉर हाउ मेनी मार्क्स? ओके, अब मेरे को आप बताओ, ये 4 पेपर है बेसिकली. पेपर 1, 2, 3, 4. पेपर 1 जिसको आप लोग नॉर्मली अकाउंट्स बोलते हैं. व्हाट इज पेपर नंबर 2? बिजनेस लॉस. ये बिजनेस लॉस का जो पेपर है, इसके पहले आपने कभी बिजनेस लॉस किया है? बिजनेस छोड़ो, लॉ किया है इसके पहले? क्या नहीं, झूठ बोल रहे हो. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं किया तुम लोग ने? अरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सुना है कि नहीं सुना है? सच बोलो. हाँ, मतलब एक्चुअली एक्ट में क्या लिखा है वो आपने नहीं पढ़ा है, बट एक्चुअली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सुना है ना? हाँ, तो ये आपके सिलेबस में एक्चुअली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा पढ़ाएंगे आपको. अच्छा, लॉ में सेक्शंस होते हैं. आई होप यू हैव हर्ड दिस. सो सेक्शंस होते हैं, आप सेक्शंस पढ़ोगे तो वो बिजनेस लॉज में सिखा जाएगा. देन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट जो आप पढ़ने वाले हैं इज कंपनीज एक्ट 2013. आई थिंक तुमने एटलीस्ट सुना है कंपनीज एक्ट. तो कंपनीज एक्ट भी आपको इधर पढ़ाया जाएगा बिजनेस लॉ में. तो पेपर नंबर 2 एज सच आपके लिए इज अ न्यू पेपर. ओके, व्हाट इज पेपर नंबर 3? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. कुछ तो गलत स्पेलिंग लिखा है मैंने.
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ऑल्सो, जिसको आप लोग मैथ्स बोलते हैं, क्यूए बोलेंगे हम लोग उसको. दिस इज ऑल्सो फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 100. अच्छा, अब ये पेपर 1 and 2 on one side and पेपर 3 and 4 on other side. What is difference between that? ये 1 and 2, yes, 1 and 2 are which papers? Subjective papers. What is meaning of subjective paper? Like for example, accounting में if you speak, accounting में subjective मतलब जो आपका 12th का एग्जाम था ना, उसमें जो आपने 80 मार्क्स का लिखा है, दैट इज व्हाट पेपर? सब्जेक्टिव. मतलब यू आर एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम. मतलब फाइनल अकाउंट्स का आपको सम दिया रहेगा तो पूरा बनाने का फाइनल अकाउंट्स, वो सब्जेक्टिव हो गया. बिजनेस लॉज इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको क्वेश्चन देंगे, आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा. पेपर 3 and 4 ऑन अनदर साइड इज व्हाट? एमसीक्यूज बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड. उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. दैट इज योर पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4. तो ये आपका बेसिकली 4 पेपर हो गया. टोटल इज 400 मार्क्स. आई होप सबको पासिंग वैक्सिंग एक्सेट्रा क्राइटेरिया पता है. मिनिमम पासिंग कितना होना चाहिए? 200 टोटल एग्रीगेट, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40. तो ऐसा करके देयर आर 2 क्राइटेरिया बेसिकली. वो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए तो आप ये एग्जाम सितंबर 25 में क्लियर करोगे. ऑफ कोर्स नेक्स्ट इज योर सीए इंटर, जो आपका बात का बात है. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, मैं इधर क्यों आया हूं और मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके भी पहले मैं कौन हूं वो भी आप सुन लो. तो वी विल स्टडी विच पेपर. तो मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा. मुझे बाकी सब सब्जेक्ट आता है, लेकिन अभी मैं अकाउंटिंग में, वी विल स्टडी अकाउंटिंग, मतलब मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा. मेरा नाम वो भी मैं आपको बता देता हूं. माय नेम इज अनूप एंड बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेरा सीए हो चुका है, मैं पास हो चुका हूं, फाइनल का एग्जाम मैंने पास किया है. सो बाय क्वालिफिकेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो आई विल बी टीचिंग यू अकाउंटिंग. नाउ बिफोर हम लोग एक्चुअली देखें कि पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में क्या है, पहले हम ये देखते हैं कि भाई 100 मार्क्स के लिए व्हाट विल बी अवर सिलेबस. बिकॉज ऑलवेज इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज अवर सिलेबस. सिलेबस मतलब कितने चैप्टर्स हैं. तो आपके हिसाब से कितने चैप्टर्स रहेंगे अप्रोक्सीमेटली फाउंडेशन में? जस्ट ऐसे ही वाइल्ड गेस. 10 चैप्टर. ओके, बस 10 चैप्टर. देर आर टोटल 21 चैप्टर्स. डबल हो गया है. देर आर टोटल 21 चैप्टर्स. अच्छा चलो, इसमें बहुत सारे चैप्टर का नाम तो आपने सुना भी है. पहले हमें ना 11th स्टैंडर्ड से चालू करते हैं. चलो 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? तो पहला ही लेक्चर में जर्नल एंट्री सीधा. उसके पहले इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग ने ये सब पढ़ा था अपन ने. ओके, फिर सोचो ना, थोड़ा बैक फ्लैशबैक में जाओ. सोचो आज आपका फर्स्ट लेक्चर है. 11th का फर्स्ट लेक्चर में कोई तो टीचर ने आपको पढ़ाया रहेगा. अच्छा, पहले ही लेक्चर में सिंगल एंट्री डबल एंट्री होता है, खाली डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया रहेगा. अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? ऐसे ही रफली, ऐसे ही बिंदास. 2 एंट्री, 2 इफेक्ट्स आते हैं. देयर इज 1 डेबिट इफेक्ट एंड 1 क्रेडिट इफेक्ट. इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं ऑफ द सेम अमाउंट. मतलब सेम अमाउंट होना चाहिए डबल एंट्री सिस्टम में. ओके, तो डबल एंट्री सिस्टम. फिर आपने 11th में क्या पढ़ा? बहुत जन बैठे हैं. जर्नल. क्यों? क्लासिफिकेशन अकाउंट पढ़ा रहेगा ना तुम लोगों ने. पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, फिर जर्नल में बहुत जल्दी पहुंच गए तुम लोग तो. हाँ, फिर अच्छा, ये तो लेजर तक पहुंच गया. मेरे को तो जर्नल पहुंचने के लिए और 2 मिनट बाकी है. फिर से पहले इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग. ओके, फिर क्या पढ़ा तुम लोगों ने? डबल एंट्री सिस्टम. ओके, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अरे भाई साहब, मेरे को पता है क्योंकि मैं 11th भी पढ़ाता हूँ, मैं 12th भी पढ़ाता हूँ, मैं फाउंडेशन भी पढ़ाता हूँ और मैं सीए इंटर भी पढ़ाता हूँ. तो सब जगह भी पढ़ाता हूँ. फाइनल भी मैं पढ़ाता हूँ, पर अभी फिलहाल मैं इंटर तक पढ़ा रहा हूँ. हाँ, फिर तो क्या क्या हो गया? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, फिर डबल एंट्री सिस्टम, फिर
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये सब का रूल पड़ा है, पर्सनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का, ये सब हमको काम आएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जल्दी करो अभी जर्नल तक कैसे तो पहुंचो। चलो और भी कुछ रहेगा बीच में। क्लासिफिकेशन अकाउंट, रूल्स ऑफ ओके वी एक्सेप्ट, ठीक है। चलो फिर जर्नल फाइनली पहुंच ही जाते हैं हम लोग। चलो जर्नल, उसके बाद अच्छा जर्नल के पहले भी कुछ तो पढ़ा रहेगा, कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, कि किसको डेबिट करने का, किसको क्रेडिट करने का। उसके बाद हम लोग फाइनली या तुम लोग पहुंचे रहेंगे टू जर्नल। चलो जर्नल तक अभी हम लोग पहुंच गए, अभी आगे का पाथ इज वेरी फास्ट। जर्नल के बाद लेडजर, उसके बाद और सीधा BRS, बीच में एक चैप्टर था ना सन्ड्री चैप्टर कोई, हाँ तो कौन सा चैप्टर बोलो? अरे अलग अलग बुक बनाया करते थे आप लोग, सब्सिडरी बुक। अच्छा कौन सा सब्सिडरी बुक था? कैश बुक, ओके कैश बुक, फिर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक था जर्नल प्रॉपर करके, ऐसा कुछ याद है? यस और नो? अच्छा उसके बाद लेजर बनता है, ओके लेजर के बाद ये सब लेजर अकाउंट को क्लोज करने का, तो एंड ऑफ द ईयर में सब लेजर अकाउंट टैली हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं ना, सब लेजर अकाउंट टैली। ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तुम नहीं बोला डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हम लोग? नहीं, तुम्हारे में ऐसा नहीं होता है, क्यों? तो क्या होता है? बैलेंस आएगा। अच्छा ठीक है, ट्राई ये जो लेजर अकाउंट में बैलेंस आएगा उससे हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस। हाँ इधर तक रुकने का, ये सब है ना फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 1 है, ये सब फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 1 है। बोलो क्या नाम है चैप्टर का? पूरा इंडेक्स मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बोलो पहला कौन सा चैप्टर है? अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बोलो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा? ये सब जो मैं बोल के गया ना वो सब अकाउंटिंग प्रोसेस में आएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस में यू विल हैव क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से चालू होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तुमको पूछेंगे बिल्डिंग इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, ये इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, बिल रिसीवेबल इज विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमारे पास सम है, पहले एक क्वेश्चन में 26 अकाउंट है, उसके अंदर तुमको क्लासिफाई करना है कि वो पर्सनल, रियल है कि नॉमिनल है। फिर है ना एक 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर हुआ करता था जो तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से भूल गए हो, इनफैक्ट पूरा 11th ही भूल गए हो। 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, आई डोंट नो वेदर कॉलेजेस में तुमने किया है कि नहीं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस उसको ओमिट कर देते हैं, कॉल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। नहीं किया ना तुम लोगों ने? देखो मेरे को पता था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी उसके अंदर है, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस अभी तक हम लोग ने जितना भी डिस्कस किया, वॉट एवर डिस्कस टिल नाउ इज देयर इन चैप्टर नंबर 1। ये सिर्फ चैप्टर 1 है। हाँ मैंने कितना बोला? टोटल कितना है? 21 चैप्टर्स। अच्छा ठीक है, चलो अभी तो 11th स्टैंडर्ड आगे बढ़ाते हैं। बोलो 11th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो वो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इधर भी है। अच्छा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा वो तो है ही इधर, बट 11th स्टैंडर्ड में जो नहीं पढ़ा है वो भी है इधर। मतलब फॉर एग्जांपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप क्या रिकंसाइल करते हो? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अपना एंट्रीज, मतलब अपना कैश बुक का जो ट्रांजैक्शंस है उसको आप किससे कंपेयर करते हो? पासबुक से कंपेयर करते हो। मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक इज कंपेयर्ड विद बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये दोनों बैलेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंस हमेशा सेम है तो ये चैप्टर का जरूरत ही नहीं है ना हमको। यस और नो? बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर में हम लोग क्या रिकंसाइल कर रहे हैं? जैसे राइट नाउ मैं मेरा 11th स्टैंडर्ड तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के साथ रिकंसाइल कर रहा हूं कि तुमने क्या पढ़ा है। तो बैंक ये सब चैप्टर पढ़ाने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है। क्यों मालूम है? क्योंकि जितने लोग यहां पे बैठे हैं सब लोग ये चैप्टर अलग अलग लोग के सीख आए हैं और यही चैप्टर हमको फिर से पढ़ाना पड़ता है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसमें
वी आर रिकंसाइलिंग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से हाउ टू डू वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 2 घंटे में पूरा सिलेबस 21 चैप्टर नहीं पढ़ा सकता हूं। ये 21 चैप्टर पढ़ाने के लिए 3 महीना लगता है। तेरा टोटल 200 आवर्स टू टीच ओनली अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिखाने के लिए कितना आवर्स लगता है? 200 टू बी प्रिसाइज 195 आवर्स लगेगा। और 195 आवर्स में ये सब चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एडजस्टेड कैश बुक। ये एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट कौन से स्टैंडर्ड में नहीं था? 11th स्टैंडर्ड में नहीं था। तो एडजस्टेड कैश बुक का कॉन्सेप्ट तुमको फाउंडेशन में सिखाया जाएगा। चलो, तो BRS करके एक चैप्टर है, बोलो उसके बाद कौन सा चैप्टर है जो बहुत सारे कॉलेजेस में हमेशा ओमिट किया जाता है? हाउ मेनी इज फ्रॉम सोमया हियर? सोमया लोग में से कौन है? सोमया में तो 100% ओमिट होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके एक चैप्टर है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी जो 11th में था, जो बहुत जन को नहीं था, वो तो है ही, उसके अलावा भी यहां पे कुछ तो है। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, व्हाट इज एरर्स? एरर्स का मतलब क्या? मिस्टेक्स नहीं, अनइंटेंशनल मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, अनइंटेंशनल। क्योंकि इंटेंशनल मिस्टेक को हम एरर नहीं बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं। तो यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चैप्टर का नाम इज नॉट रेक्टिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एरर को रेक्टिफाई करेंगे आप लोग। तो एरर को रेक्टिफाई करने का 3 स्टेज होता है। स्टेज नंबर 1 बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, स्टेज नंबर 2 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये 11th के सिलेबस में है। बट इन फाउंडेशन देयर इज 3rd स्टेज, दैट इज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मतलब फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद आपको पता चला कि मेरे बुक्स में एरर्स है, उसको रेक्टिफाई कैसे करने। सो आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि भाई ये सब चैप्टर्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो 11th स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर विच वाज देयर? ओ तो लास्ट चैप्टर हो गया, बीच में 1-2 चैप्टर था ना। डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन करके भी चैप्टर है। ये 4th चैप्टर कोई और है इसलिए मैं छुपा रहा हूं। हाँ, सिंगल एंट्री वो भी है, वो अब पीछे आएंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम करके है, हाँ चलो वो भी है। फाइनल अकाउंट्स भी है, वी विल कम टू फाइनल अकाउंट्स। ओके चलो अभी 12th स्टैंडर्ड चालू करते हैं। बोलो 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर्स क्या क्या था? 12th स्टैंडर्ड में सबसे पहला फाइनल अकाउंट्स। अच्छा 11th में भी फाइनल अकाउंट्स था, 12th में भी फाइनल अकाउंट्स था, ऐसा 2-2 बार क्यों फाइनल अकाउंट्स पढ़ाया? अच्छा 11th में क्या था? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ क्या 12th स्टैंडर्ड में दिया अभी पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया रहेगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके फिर ये तो बहुत आगे बढ़ गया, बीच में एक छोटा चैप्टर था ना। अरे एक था ना छोटा सा चैप्टर, अरे वो कौन सा था? वो कोई तो 2 आदमी लोग रहते हैं, एक बनाते हैं, साइन करते हैं पीस ऑफ पेपर पे, उसको हम डिस्काउंट करवाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मेरे को बाय नाम मालूम था मेरे को, बाय द वे सब मेरा। तो ये है चैप्टर नंबर 4 हमारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। फिर चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग बोल रहे थे विच इज डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये 5 चैप्टर हुआ डेप्रीसिएशन। उसके बाद एक नया चैप्टर है जो अभी तक आपने नहीं किया है, चैप्टर नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री? स्टॉक। तो स्टॉक के ऊपर पूरा एक चैप्टर है स्टॉक। अब ये स्टॉक में क्या होगा एक्सेट्रा वो सब तुम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्वेंट्रीज करके एक चैप्टर है। देन 7th चैप्टर जो तुम लोग कब से बोल रहे हो, बट दिस इज ओनली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म का नहीं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अच्छा इसके अंदर भी 2 प्रकार का फाइनल अकाउंट्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स जो आप लोग इसमें पढ़ेंगे। वन इज नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स मतलब जो आर नॉट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग। तो आपके लिए नया क्या है यहाँ पे? इस फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, वो पॉइंट नया आएगा इन पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 तो पूरा नया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज चैप्टर में अभी तक जो भी है वो आपने पढ़ा नहीं है, तो इन्वेंट्री चैप्टर पूरा आपके लिए नया है, पॉइंट नंबर 7। फिर किसी ने तो कोई तो चैप्टर कौन सा? एनपीओ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनपीओ?
हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी है अपने सिलेबस में। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये वो वाला है, कौन सा एंट्री बोला तुमने? सिंगल एंट्री करके है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दिस इज सिंगल एंट्री चैप्टर करके था। अगेन दिस इज अ चैप्टर विच मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस लीव इट एज ऑप्शन एट 11th स्टैंडर्ड। नहीं, 11th स्टैंडर्ड में किया भी रहेगा ना, तो इसमें दो मेथड होता है। तो एक मेथड जो 11th स्टैंडर्ड वाला मेथड है वो है, और एक मेथड है वो ये चैप्टर में है। और अभी सुबह को मेरा फाउंडेशन का लेक्चर था, उसमें यही चैप्टर चालू है, दैट इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी अगेन आपने 12th स्टैंडर्ड में सुना है। चलो चैप्टर नंबर 9, इधर तक तो बहुत सारे चैप्टर, एक ही चैप्टर ऐसा नया साउंड कर रहा है, दैट इज इन्वेंटरीज, बाकी सब एटलीस्ट तुमने सुना है। ओके, एनी अदर चैप्टर फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड दैट यू रिकलेक्ट? Dissolution of partnership firm. Okay, dissolution of partnership firm. Then death of partner. तो उल्टा जा रहे हैं हम लोग, dissolution, death, retirement उल्टा, या फिर एडमिशन है। नॉर्मली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। एग्जाम में भी ऐसे ही पूछते हैं ना, 12th के एग्जाम में क्वेश्चन 2 में पहले एडमिशन था। हाँ, तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन तो सब है, प्लस और 2 चैप्टर है पार्टनरशिप में। यानी पार्टनरशिप ही अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पार्टनरशिप के अंदर 5 चैप्टर है, तो 9 + 5 कितना हुआ? अरे 9 + 5 बोलो कितना हुआ? 14। तो 14 चैप्टर्स है, मतलब और 6 चैप्टर आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, बोले ये इंट्रोडक्शन क्या है, हमको पता है पार्टनरशिप क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट में 10 प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, कभी सुना है गुडविल? गुडविल का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप अकाउंट्स में, उसके लिए अलग चैप्टर है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। उसके बाद आपने जो सब चैप्टर का नाम लिया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, जो आपने 12th में पढ़ा वो डिसोल्यूशन तो है ही, इसके अलावा और एक पॉइंट है डिसोल्यूशन में, समथिंग कॉल्ड एज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी आएगा इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो इट इज ऑल 12th स्टैंडर्ड इंक्लूसिव। मतलब ये सब 11th 12th में जो भी पढ़ा ना, सिंपल लैंग्वेज में एज इट इज यहाँ पे है, उतना समझ के चलने का। 12th स्टैंडर्ड का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है यहाँ पे, एक नहीं 2। 12th स्टैंडर्ड का सिर्फ 2 चैप्टर नहीं है, एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कभी सुना है वो? हाँ, वो नहीं है। एंड दूसरा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, वो नहीं है। बाकी सब चैप्टर आप लोग को फाउंडेशन में एज इट इज इंक्लूसिव है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड LLPs। चलो उसके बाद 12th में और कौन सा चैप्टर था तुम लोग को? इश्यू ऑफ शेयर्स। यस, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स को हम लोग कौन से अकाउंट में बोलते हैं? जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स है, वैसे नीचे कौन सा अकाउंट्स है? कंपनी अकाउंट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 11। कंपनी अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर्स को छोड़ के और 4 चैप्टर हैं। तो चैप्टर ये सब चारों नए हैं तुम्हारे लिए। चलो चैप्टर नंबर B पढ़ो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, फिर अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू, एंड लास्ट वन इज redemption of debentures. This all 4 chapters are new for you. ये चारों चैप्टर फाउंडेशन में तुम्हारे लिए नया है। तो पहले 9 चैप्टर्स था, 9 + 5 कितना हुआ? 14, 14 प्लस और 5 कितना हुआ? 19। तो और इनफैक्ट 20 चैप्टर्स है, 21 नहीं, तो 20th चैप्टर। अब ये सब भी इतना हुआ तो और क्या बचा? तो इतना से वो लोग खुश नहीं थे, तो वो लोग ने और एक चैप्टर रख दिया, थियरी थोड़ा बहुत पढ़ लो। अच्छा, थियरी में क्या आएगा? अकाउंटिंग क्या है, ने बुक कीपिंग क्या है, ने कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कभी सुना है? 11th स्टैंडर्ड में ना एक थियरी करके एक चैप्टर था जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाते थे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, वो सब वो थियरी में है। उसके अलावा जो थियरी तुम सोच सकते हो वो भी वो थियरी में है। तो ये सब थियोरिटिकल फ्रेमवर्क चैप्टर में है। दिस इज ऑल थियोरी चैप्टर। ऑफ कोर्स रिमेनिंग 19 चैप्टर्स जो हैं हमारे, 19 चैप्टर्स जो हमारे हैं वो सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर ऑफ कोर्स
सॉल्विंग इन्वॉल्व रहेगा। नाउ अगर मैं इस चैप्टर्स को है ना एग्जाम के वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेक करूं, तो एग्जाम के वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, तो जैसे ही मैंने नाम लिया बहुत जन ऐसे सोचेंगे चलो एक चैप्टर तो ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, तो वो भी आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज इज 5 to 10%। 5 to 10% इज वेटेज ऑफ दिस चैप्टर। 5 to 10% मतलब इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ऑप्शंस। तुम्हारा एग्जाम कुछ 120 या 125 मार्क्स का पेपर रहता है, तो 125 मार्क्स का पेपर में से 5 to 10% आप करोगे तो उतना वो लोग ये चैप्टर में से पूछेंगे, दैट इज थियोरिटिकल फ्रेमवर्क से। अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे ना, मतलब एक्चुअली पेपर पैटर्न डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि राइट नाउ देयर इज नो पॉइंट, बट स्टिल अगर आप मुझे पेपर पैटर्न पूछोगे तो पेपर पैटर्न में टोटल आपके एग्जाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन आते हैं। कितना क्वेश्चंस? ओनली 6 क्वेश्चंस। अच्छा, ओनली 6 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स। ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, वो तो लिखना ही है। तो बाकी कितने बचते हैं? बाकी के 5 क्वेश्चंस। तो बोलो ऑप्शन क्रिएट करो। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स तो हमको लिखना ही है, तो ये हो गया 20 मार्क्स। हमारा पेपर 100 मार्क्स का है ना, तो रिमेनिंग कितने क्वेश्चंस हैं? रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस है ना, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल कितना क्वेश्चंस हो गए? 5। उस 5 में से यू हैव टू आंसर एनी 4। एनी 4 आउट ऑफ 5। ईच क्वेश्चन इज हाउ मेनी मार्क्स? 20। तो 4 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो गए? 80। 80 प्लस ऊपर वाला 20, 100 मार्क्स। बस सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखने हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में ना 3 आते हैं, ए बी सी। ए इज 12 मार्क्स, बी इज 4 मार्क्स, सी इज 4 मार्क्स। जो ए है ना, ए कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स। उसमें वो लोग 6 ट्रू और फॉल्स पूछते हैं विथ रीजन, जो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज से भी पूछ सकते हैं, कंपनी अकाउंट्स के भी कोई भी चैप्टर में से पूछ सकते हैं, लास्ट चैप्टर में से भी पूछ सकते हैं, मतलब एनी चैप्टर आउट ऑफ 20 किसी भी चैप्टर में से वो लोग पूछेंगे। 2 मार्क्स ईच। तो कितने ट्रू और फॉल्स आएंगे? 6। 6 इंटू 2 12। फिर ये बी पार्ट है ना, बी पार्ट वो थियरी क्वेश्चन आता है। कैन यू गेस थियरी क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 12 से आएगा, थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। तो कोई भी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, या डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोलेंगे, फीचर्स और फंक्शंस पूछेंगे, तो कुछ भी ऐसा करके कोई भी 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट में 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन वो लोग कोई भी चैप्टर में से पूछ सकते हैं, डेप्रिसिएशन में भी पूछ सकते हैं और अकाउंटिंग प्रोसेस में से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, बाय द वे अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर कौन से चैप्टर्स हैं? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये वो। इसके अंदर नहीं तो 6 चैप्टर अलग से। कैश बुक, पेटी कैश बुक भी है, कभी सुना है पेटी कैश बुक? हाँ, पेटी कैश बुक भी है उसके अंदर, चैप्टर के अंदर। तो ये हो गया आपका चैप्टर या क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 5 क्वेश्चन। 5 में से यू हैव टू सॉल्व एनी 4। ईच क्वेश्चन इज ऑफ। अब इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे? 2 क्वेश्चन पूछेंगे एवरी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 2 में ए रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन 3 में भी ए रहेगा, बी रहेगा।
क्वेश्चन 4 में भी ए रहेगा, बी रहेगा, बी में 1 रहेगा, 2 रहेगा, क्वेश्चन 5 ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, सी के अंदर 2 रहेंगे, उसके बीच में और पूछेंगे या तो ये करो या तो ये करो। क्वेश्चन 6 में भी ए रहेगा, बी रहेगा। अच्छा, ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स। अब ये ए और बी का ब्रेकअप क्या होना चाहिए? हाँ, 10-10 ऐसा कंपलसरी नहीं है, 10 और 10 भी हो सकता है, 15 और 5 भी हो सकता है। 15 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, फाइनल अकाउंट्स 15 मार्क। बिलीव में, मैं अब भी आपको जनवरी 25 का जो अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, उसका मैं बोलूं ना फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको 2 घंटा दे दूं ना, आप टैली करके दे दोगे विदाउट टीचिंग ये फाउंडेशन। 11th स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन वो लोग ने पूछा था अभी फाउंडेशन के एग्जाम में, इतना नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको बोलूं ना कि रिजोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, आप करके दिखाओगे, इट वॉज वेरी सिंपल। सो एनीवेज 15 मार्क 5 मार्क भी हो सकता है, फिर 10 मार्क 5 मार्क 5 मार्क ऐसा भी हो सकता है। So internal breakup can be anything, but total can or will not be more than 20. तो ये बेसिकली हमारा पेपर पैटर्न है। मतलब आप देख सकते हो क्वेश्चन कैन कम एज लो एज हाउ मेनी मार्क्स एंड एज हाई एज, मतलब 20 मार्क का एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। मतलब दे विल नॉट आस्क फुल क्वेश्चन 20। ठीक है, नाउ हम लोग इन्हें पूरे सिलेबस को, सी द बेस्ट वे टू लर्न एंड टू नो इज टू डिवाइड। इनफैक्ट मैंने नहीं, इंस्टीट्यूट ने डिवाइड किया पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में और अदर 5 पार्ट्स में। उसमें से 1 पार्ट तो थियरी है, वो जो मैं लास्ट में छोड़ रहा हूं। उसके बाद वो लोग ने फर्स्ट 6 चैप्टर्स का एक ग्रुप बनाया है। दिस इज योर फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स आ रहे हैं? 6 चैप्टर्स आ रहे हैं आप लोग को, टोटल 6 चैप्टर्स, एंड इसका वेटेज इज 30 to 35%। दे हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म्स में वो लोग देते हैं, मार्क्स के टर्म्स में नहीं देते हैं। जो भी टोटल पेपर रहेगा 30 to 35% एक रेंज दिया है, जो भी वेटेज रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जो लेटेस्ट पेपर कंक्लूड हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला जो क्वेश्चन था वो डेप्रिसिएशन का था 10 मार्क, और बी वाला जो क्वेश्चन था वो बीआरएस का क्वेश्चन था, बैंक रिकंसिलिएशन 10 मार्क। तो 20 मार्क तो हो ही गया ना ये ग्रुप में से। तो 30 to 35% वेटेज इज फ्रॉम, इनफैक्ट इन्वेंट्रीज का भी 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा था, डेप्रिसिएशन का 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, बैंक रिकंसिलिएशन का 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे भी 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा था। तो 10 10 10 30 और इन्वेंट्री 5 फर्स्ट चैप्टर में से भी पूछा था वो लोग ने, बिकॉज वो ऑब्वियसली विद ऑप्शंस रहता है ना। तो वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टू हाउ मेनी मार्क्स? 30 to 35% रादर, नॉट मार्क्स। चलो नेक्स्ट ग्रुप मैं बना रहा हूं। नेक्स्ट ग्रुप इज विथ चैप्टर नंबर्स। नेक्स्ट ग्रुप इज चैप्टर नंबर्स व्हाट? नेक्स्ट ग्रुप इज चैप्टर नंबर्स 7 8 9। बोलो 7 क्या है? फाइनल अकाउंट्स। ये सब आप देखोगे ना क्लोजली, ये सब फाइनल अकाउंट्स ही है आपके सिलेबस में। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 8 में भी आप जाओगे ना, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप फाइनल अकाउंट्स ही बना रहे हो। फाइनल अकाउंट्स में आप क्या क्या बनाते हो बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये तीनों चैप्टर में आप कहीं ना कहीं ये 3 बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। सो एज पर द वेटेज दिस इज 20 to 25%। हाउ मच परसेंट? 20 to 25%। मतलब अभी लास्ट क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे ना, तो फाइनल अकाउंट्स पे 15 मार्क का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बोला 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। जो मैं अभी बोलूँ ना आपको सॉल्व करने के लिए, यू विल इवन एबल टू सॉल्व। अगर आपने अच्छे से फाइनल अकाउंट्स किया है तो आप वो सॉल्व कर पाओगे। 15 मार्क का रहेगा, तो कैन यू गेस डिफिकल्ट रहेगा कि लेंदी रहेगा? लेंदी रहेगा। आज मैं बना बना के क्या एडजस्टमेंट बनाएंगे? वही एडजस्टमेंट होता है क्लोजिंग स्टॉक ने, डेप्रिसिएशन ने, आउटस्टैंडिंग ने, प्रीपेड ने, वही एडजस्टमेंट है। थोड़ा और स्पाइसी बनाना है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हिडन एडजस्टमेंट दे दिया, लोन लिया ब्रैकेट में डेट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग का एट द मोस्ट हिडन एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन इज लेंदी
के डिफिकल्ट, लेंदी। एंड प्लस व्हाट इज बेस्ट पार्ट, फाउंडेशन के एग्जाम में क्या अलाउड है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर अपने को अलाउड है, बुक के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। हम सब अमाउंट्स को उठा के बुक के पीछे लेके जाते हैं, तो वो सब करने का जरूरत नहीं है, उधर ही कैलकुलेटर यूज करो। ठीक है। सो नेक्स्ट, ये जो 20 to 25% है, उसके बाद नेक्स्ट बंच कौन सा होगा बोलो? नेक्स्ट बंच इज पार्टनरशिप। यस, पूरा बंच ये लोग ने पार्टनरशिप का रखा है। एंड पार्टनरशिप में से वो लोग बाय रोटेशन सब कुछ पूछते रहते हैं। तो पार्टनरशिप वो लोग ने रखा है 15 to 20%। how much percent? ये हो गया 15 to 20% पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंट्स में से बाय रोटेशन वो लोग सब पूछते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं पूछा, उसमें से नहीं पूछा। लाइक अभी लास्ट अटेम्प्ट था जनवरी 25, वो लोग ने डेप्थ ऑफ द पार्टनर पे क्वेश्चन पूछा था। डेप्थ ऑफ द पार्टनर पे क्वेश्चन पूछा था। उसके पहले वो लोग ने रिटायरमेंट पे क्वेश्चन पूछा था। तो बाय रोटेशन दे विल कीप ऑन आस्किंग 10 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये तीनों में से वो लोग 2 या 1 का तो पूछते ही रहते हैं 10 मार्क्स के लिए। डिसोल्यूशन वो लोग ने एक 10 मार्क का या ऊपर वाले 2 छोटे चैप्टर्स में से 5-5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया। सो बाय रोटेशन पार्टनरशिप का 15 to 25%। एंड लास्ट बंच ऑफ योर सिलेबस इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में इट इज 15 to 25%। जस्ट हम लोग ऐड करेंगे तो 5 + 15 20 + 15 35 + 20 55 + 30, तो अराउंड 80-85%। ऐसा अगर आप टोटल करोगे तो ये सब रेंज मैंने नहीं, इंस्टीट्यूट ने दिया है। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। दिस इज द परसेंटेज दैट दे हैव गिवन इन और ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट ऑफ फाउंडेशन। एंड मोर और लेस वो लोग इसको स्टिक करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया किसी में से एक क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जांपल अभी लास्ट अटेम्प्ट में इश्यू ऑफ शेयर्स पे 15 मार्क का क्वेश्चन आया था। इश्यू ऑफ शेयर्स का जो क्वेश्चन आया था 15 मार्क, किसी ने अगर 12th स्टैंडर्ड में भी इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से किया ना, तो भी अभी आप इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो एनीवेज, आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम लोग अभी तुम्हारा टेस्ट लेंगे ने पहले पेपर सॉल्व कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इवन इफ टुडे यू पिकअप फाउंडेशन का पेपर ना ऑफ जनवरी अटेम्प्ट, लेटेस्ट कंप्लीटेड अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट जनवरी, तो भी मेरे हिसाब से आप 50 to 60% ऑफ द पेपर आप सॉल्व खुद से कर पाओगे विदाउट स्टार्टिंग सीए फाउंडेशन। एनीवेज, सो ये है आपके पूरे सिलेबस का ब्रेकअप। अब ये पूरा सिलेबस ऑब्वियसली देयर आर टोटल 20 चैप्टर्स। ये पूरे 20 चैप्टर्स का मैंने आपको ब्रेकअप भी दिया हुआ है। बिफोर मैं आपको आगे का नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दूं, ऑफ कोर्स ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। एट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लेवल यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव एनी चैप्टर फॉर ऑप्शन, क्योंकि ये प्रथा रहा है। चलो एक चैप्टर छोड़ देते हैं सर, 20 में से एक छोड़ेंगे तो क्या पता। ये प्रथा रहा है कि जब जब स्टूडेंट ने ऐसा किया है उसी चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। इंस्टीट्यूट के एग्जाम में ऐसा हुआ है। तो कोई भी चैप्टर में ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। यू कैन नॉट से चलो सर एडमिशन ऑफ पार्टनर छोड़ दो। अगर आप छोड़ने वाले हो तो अभी बता दो, तो हम वो चैप्टर ना पढ़ाएं आप लोग को। सो ऐसा हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या, चलो 20 में से एक चैप्टर कंसेशन दे दो, बाकी का 19 तो करके जाते हैं ना पेपर में सब। तो हम सब पढ़ा रहे हैं, तो यू हैव टू लर्न ऑल द चैप्टर्स। यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन बिकॉज यू कैन नॉट टेक चांस इन प्रोफेशनल एग्जाम। चलो पॉइंट नंबर 2 दैट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिलेबस चालू करने से पहले ना ये सब हम लोग हर लेक्चर में नहीं बताएंगे। आई विल गिव यू कैसे हम लोग ने टेक्स्ट बुक, बिकॉज अकाउंटिंग का टेक्स्ट बुक मैंने बनाया। आई हैव प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग है, पूरा 20 चैप्टर का टेक्स्ट बुक मैंने पर्सनली बनाया है। तो मुझे पता है कि क्वेश्चन या टेक्स्ट बुक के एवरी पेज या कॉर्नर पे क्या है। सो आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर एंटायर फ्लो ऑफ चैप्टर्स। नाउ पॉइंट नंबर 2 दैट आई वांट टू एक्सप्लेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जैसे जैसे आपका बैच आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे से फुल फ्लेज्ड आपका बैच चालू हो जाएगा। फुल फ्लेज्ड मतलब
से फॉर एग्जांपल 12 बजे का लेक्चर तो एग्जैक्ट 12 o'clock लेक्चर चालू, सीधा टॉपिक। इनफैक्ट अगर हमारा रनिंग टॉपिक रहेगा क्वेश्चन 2 हो गया तो मैं सीधा लेक्चर में आके बोला चलो स्टार्ट क्वेश्चन 3, ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे चैप्टर्स चले जाते रहेंगे तो हैवीनेस ऑफ द चैप्टर्स बढ़ते जाएगा। मतलब आपको लगेगा सीधा, यू विल बी, इनफैक्ट पहले ही चैप्टर से आपको पता चल जाएगा, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि 11th 12th में तो हमको बनाया है फाउंडेशन का लेवल। ऑब्वियसली यू विल क्लियरली आइडेंटिफाई ये दोनों, और डे बाय डे चैप्टर्स हैवी होते जाएंगे। इवन इफ द चैप्टर्स आर नोन टू यू, अरे वो सर 11 में तो मेरे को 100 में से 99 आया था, तो अच्छा है, गुड, योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड, बट देन यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट्स एट हायर लेवल, दैट इज द चैलेंज। पॉइंट नंबर 2, ये जो बंच है ना कंपनी अकाउंट्स का, बाय नो मीन्स अदर चैप्टर्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट बाय ऑल मीन्स कंपनी अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका आगे का जर्नी इज बेस्ड ऑन नॉलेज इन विच अकाउंट्स कंपनी का। क्योंकि आप सीधा सीए इंटर में जाओ, सीए इंटर, अभी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, सीए इंटर में एडवांस्ड अकाउंटिंग हो जाता है। एंड एडवांस अकाउंटिंग में 1 या 2 चैप्टर को छोड़ के 1 और 2 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सब चैप्टर्स आर रिलेटेड टू कंपनी अकाउंट्स। अच्छा, यहां पे आप कौन सा फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो? विच फाइनल अकाउंट्स यू आर गोइंग टू लर्न इन फाउंडेशन? फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। एक ही चैप्टर है जो आपका 12th का, इसमें नहीं है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब आपको फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने को नहीं आएगा। फाउंडेशन के एग्जाम में यू विल नॉट गेट अ सम इन विच, जो आपका 12th स्टैंडर्ड के बीके का पेपर का लास्ट क्वेश्चन, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट, वो फाउंडेशन में नहीं आएगा। बट जब आप इंटर में जाओगे, इंटर में यू विल हैव फाइनल अकाउंट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में ये जो चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो ना, विल कम एज एन एडजस्टमेंट। लाइक सिंपल, मैं आपको पैरेलल एग्जांपल देता हूं। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स अच्छे से किया है तो फाइनल अकाउंट्स में एक एडजस्टमेंट है ना डेप्रीसिएशन का, तो डेप्रीसिएशन का चैप्टर कैसा अलग से है। तो वैसे ही जैसे ये सब चैप्टर्स है ना, दीज ऑल चैप्टर्स, दीज चैप्टर्स, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। लाइक मैं आपको चलो आपके भाषा में समझाता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल आप कंपनी का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, कंपनी का फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, और फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, एक ट्रायल बैलेंस होता है, नीचे एडजस्टमेंट्स होता है। तो एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा, एडजस्टमेंट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो अभी उसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट आपको देना पड़ेगा। एग्जांपल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये सब चैप्टर्स जो है वो एज एन एडजस्टमेंट आएगा। तो ये सब चैप्टर्स है ना, वो आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी अकाउंट, डोंट टेक कंपनी अकाउंट्स लाइटली। कंपनी अकाउंट्स को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि आगे का जो आपका जर्नी है, नॉट ओनली सीए इंटर, इन सीए फाइनल, सीए फाइनल तो पूरा कंपनी अकाउंट्स ही है, कंपनी से रिलेटेड ही है। क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू गो एंड राइट बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म। पहले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स ऑफ अकाउंट लिखता भी नहीं है, और अगर लिखना ही है तो यू विल बी आस्क्ड टू राइट फाइनल अकाउंट्स, और यू विल बी आस्क्ड टू राइट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। And needless to say, company accounts is related to companies, and companies which are registered under Companies Act 2013। तो यहां पे Companies Act 2013 का प्रोविजंस अप्लाई होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट नंबर सी क्या दिख रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे ना कंपनीज एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन 55, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब किसी कंपनी को ये करना रहेगा तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 5 में कंडीशन दिया, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो आपको आना चाहिए। शायद मैं जो बोल रहा हूं उसका 1-2% समझ में आता रहेगा, लेकिन जब आप एक्चुअली वो चैप्टर करोगे तब आपको समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, कंपनी अकाउंट्स आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट टेक दिस लाइटली। यस, अदर चैप्टर्स। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फाउंडेशन से आप जब इंटर में जाओगे, पार्टनरशिप नहीं आएगा, एक भी चैप्टर पार्टनरशिप का नहीं आएगा। हैविंग सेड दैट, बहुत सारा चैप्टर्स आर शिफ्टेड फ्रॉम इंटर टू फाउंडेशन। मतलब आपका फाउंडेशन का जो लेवल है वो रेस किया गया है। सो राइट नाउ जो फाउंडेशन पास होते हैं आर बेटर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट
इंटर का चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। ये जो 5 चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, आई एम हाईलाइटिंग दिस 3-4 चैप्टर्स, 1 2 3, ये पहले फाउंडेशन में नहीं, इंटर में थे। वो लोग ने इंटर से उठा के फाउंडेशन में डाले हैं। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, वो इनफैक्ट इंटर में पूरा एक चैप्टर था कॉल्ड एज पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन जो इंटर में था, वो लोग ने इंटर में से उठा के उसको यहां पे डाला हुआ है। एंड जो हम चैप्टर नंबर सी डी में भी पढ़ने वाले हैं, इसमें जो हम सम्स करने वाले हैं, व्हेन आई वाज इन डूइंग सीए, तब हमारे लिए पार्टनरशिप वाज इन इंटर। अब वो लोग स्लोली क्या कर रहे हैं कि सी, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे 11th का सिलेबस को अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा? कोई नया चैप्टर तो है नहीं मार्केट में, तो हम क्या करेंगे? 12th के चैप्टर को 11th, सिंपल एग्जांपल, अगर किसी को 11th का सिलेबस कोई वास्ट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना है, तो क्या करेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 12th में, उसको हम 11th में डाल देंगे, जो एक्चुअली मेरे हिसाब से 11th में ही होना चाहिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड नॉट बी देयर इन 12th स्टैंडर्ड। आई विल गिव यू रीजन व्हाई। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन बीआरएस में भी आता है, बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब जब वो बच्चे को 11th स्टैंडर्ड में पता ही नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो उसका बीआरएस में इफेक्ट कैसे देगा? बट ठीक है, हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को हम जगह जगह पे मेडल देंगे। मेडल मतलब तुम लिटरली पता लगेगा कि तुमने 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या गलत पढ़ा है, और 12th स्टैंडर्ड में भी। एनीवेज, नाउ एज यू कैन सी, हमारे सामने 4 सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट या पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। आई एम नॉट सेइंग कि आप अदर सब्जेक्ट्स में स्कोर नहीं कर सकते हो, बट कैन यू टेल मी, अगर आपको अभी बोला जाए कि चलो ये 4 पेपर में से आप स्कोर करो, तो आप किस में स्कोर करोगे? मतलब मैं खड़ा हूं इसके लिए अकाउंट्स मत बोलना, मतलब आप सोच के बताओ थोड़ा बहुत। तो मैं आपको चलो सिंपल कर देता हूं। बिजनेस लॉ इज अ थियरी सब्जेक्ट। थियरी मतलब लिटरली आपको एक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एक्ट मतलब ये लॉ जो अपने कंट्री में लॉ है वो पढ़ाया जाएगा। कंपनीज एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ये सब एक्ट पढ़ाया जाएगा। एक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेक्शंस। एक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेक्शंस, कि भाई ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 है, ऐसा करके सेक्शंस। तो लाइक फॉर एग्जांपल एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको आज ही बोला, एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे सेक्शन है, तो ऐसा अपने देश के कानून में, एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई वो सेक्शन में जो लिया ना, यू हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन, तो वो आप लॉ पढ़ोगे। तो दिस थियरी सब्जेक्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज मैथमेटिक्स, आपको लिखा, और उसमें एमसीक्यू बेस्ड है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अगेन थियरी सब्जेक्ट। सब लोग ने इकोनॉमिक्स 11th 12th में तो किया गया। एट द मोस्ट क्या रहेगा, हायर लेवल ऑफ थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको ये चारों में से स्कोर करना है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट में स्कोर सिलेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट करोगे? विच सब्जेक्ट यू विल सिलेक्ट? मैथ्स। अभी किसी का मैथ्स अच्छा है तो बोलेगा मैं मैथ्स में स्कोर करूंगा, लेकिन मैथ्स में स्कोर करूंगा, वो पता है कि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। अच्छा, तुमको पता है रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब आपने एक रॉन्ग लिखा तो 1.25 मार्क्स कम हो जाएगा, बराबर है? ओके। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकते हो, लेकिन से फॉर एग्जांपल मुझे, सपोज फॉर एग्जांपल अपना टोटल कितना मार्क्स है, 400 मार्क्स का पेपर है, उसमें से मेरे को 200 स्कोर करना है। पहले तो 200 के लिए हम पढ़ेंगे नहीं, वी हैव टू स्टडी फॉर 350, 380। तो हम लोग कहीं पे जाकर 250, 225, 260 पे हमको इंस्टीट्यूट लेके आएगा। तुम 200 के लिए पढ़ोगे, मैं अब भी लिख के देता हूं फर्स्ट लेक्चर में कि तुमको 140 के ऊपर नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं, इफ यू वांट यू कैन राइट इट एनीवेयर। यू स्टडी फॉर 200, you will never get 200, you will less than 200. You study for 350, 380, you will definitely score around 250, 260, 270. This has been experience. 20 साल हो गया मेरे को इधर खड़ा होकर सिखा दो। 20 years, this is my 20th year of teaching. मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं। हर बार हम लोग ये स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। एंड फॉर मी, मेरे को अगर आप पूछोगे ना, सच्ची बोलूं, मैं जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, विथ माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन बैच, सितंबर अटेम्प्ट। क्योंकि
लिटरली आपको ये सितंबर में से, मतलब इधर से आप काउंट करो सितंबर में, मतलब कितना मंथ्स है आपके पास, कितना मंथ्स है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स है। 6 में से ऑलमोस्ट 3.5 मंथ्स यू हैव नो कॉलेज। तो ये आपका जो बेस्ट फेज है, बेस्ट फेज। और वो 3.5 मंथ्स में क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, एटलीस्ट मैं अकाउंट्स में बताऊंगा क्या करना है। अदर सब्जेक्ट्स यू कैन आस्क अदर सब्जेक्ट टीचर्स, आई एम नॉट द कॉम्पिटेंट पर्सन टू एक्सप्लेन। मतलब मुझे ये मत पूछो कि मैं आपको इकोनॉमिक्स में क्या करना चाहिए सर, मेरे को इकोनॉमिक्स छोड़े 20 साल से तो मैं सिखा रहा हूं, उसके पहले मतलब मेरे को नहीं तो इकोनॉमिक्स छोड़े 25 से 30 साल हो गया, और मेरा इकोनॉमिक्स का मार्क्स मेरे को पूछना भी नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव बीन टीचिंग इकोनॉमिक्स। सो मेरे लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप बाकी सब, अभी कोई बोलता है लॉ, मेरा लॉ अच्छा है सर, थियरी आप बोलो, सेक्शन ऐसा बोलता हूं मैं, तो गुड, आई एम नॉट सेइंग इट कैन नॉट बी स्कोर्ड, बट अकाउंटिंग में आपको स्कोरिंग का अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एग्जाम में भी पहला पेपर कौन सा होता है? अकाउंटिंग का पेपर अच्छा होता है, पहला होता है। और अकाउंटिंग का पेपर अगर आपका अच्छा गया, जस्ट इमेजिन आपको अकाउंटिंग में 70-80 मार्क्स मिलता है फर्स्ट की एग्जाम में, और आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट इज पॉसिबल टू गेट 70 और 80 मार्क्स इन अकाउंटिंग। इनफैक्ट मैं जैसे जैसे हम चैप्टर्स करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर हमारे टेक्स्ट बुक में था और ये सेम क्वेश्चन हम जनवरी अटेम्प्ट में पूछा गया है, सेम आई डिड सेम क्वेश्चन। ऑफकोर्स थोड़ा अमाउंट चेंज करेंगे वो लोग, नहीं तो खराब लगेगा कि सेम क्वेश्चन पूछ लिया, तो लोग अमाउंट चेंज करते हैं, बाकी आपको सेम। इनफैक्ट मैंने जनवरी में प्रेडिक्ट भी किया था 10-20 मार्क का, तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मैंने लास्ट टाइम ये प्रेडिक्ट किया था कि डेथ का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसके पहले वाले अटेम्प्ट सितंबर में रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया था। अब इंस्टीट्यूट रिटायरमेंट से वापस रिटायरमेंट तो पूछेगा नहीं, मैंने उनको बोला था डेथ। और वो जो अभी इंटर में बैठे हैं उनको मैं इंटर पढ़ा रहा हूँ, उन लोग ने मेरे को पहले आके बोला सर आपने बोला था डेथ का क्वेश्चन आएगा, डेथ का क्वेश्चन आया। तो ऐसा प्रेडिक्शन हम लोग करते जाते हैं। बट अकाउंटिंग में आप स्कोर करो, उसका बेनिफिट नंबर 1, पेपर नंबर 1 अच्छा जाता है, स्कोर होता है, तो बाकी का वो जो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट 3 पेपर में होता है, वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपका नेक्स्ट 3 पेपर में होता है, वो रिदम आपको नेक्स्ट 3 पेपर में मिलता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा फर्स्ट पेपर अगर अच्छा नहीं जाता है, सपोज चलो आपको बोलता है नहीं सर अकाउंटिंग का पेपर अच्छा नहीं गया, नॉर्मल कंप्लेंट्स में आपको बोल देता हूं पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो सच अ लेंदी, मैं अभी भी बोल रहा हूं अकाउंटिंग का पेपर डिफिकल्ट है कि लेंदी है। लेंदी, यू कैन सी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व, 10-10 मार्क का 5-5 मार्क का प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको। पेपर विल बी लेंदी बट इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। अच्छा, डिफिकल्ट कर करके भी कितना डिफिकल्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन बाहर का पूछेंगे ना 20 मार्क, बाकी का तो 80 अपने हाथ में है। सो एटलीस्ट यू लुक फॉर स्कोरिंग। चलो ठीक है, अभी सपोज पेपर नंबर 1 में सर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को 50-60 आएगा, तो आपका बाकी का 3 पेपर में मेहनत बढ़ जाता है। अच्छा, और वो आपको कब पता चलेगा? अकाउंटिंग के एग्जाम के बाद पता चलेगा, पहले से तो मालूम नहीं है कि अकाउंटिंग का पेपर मेरा अच्छा है। तो हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे, द प्रिपरेशन दैट वी आर गोइंग टू डू इज फॉर स्कोरिंग इन अकाउंटिंग। तो उसके लिए हम लोग ने क्या क्या स्टेप्स लिया है, आई कैन टेक एनी चैप्टर, इनफैक्ट सब चैप्टर्स मैंने ही बनाया, सो एनी चैप्टर आई कैन टेक, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट ही चैप्टर में आपको डिस्प्ले करता हूं अवर। अच्छा, बाय द वे ये जो टेक्स्ट बुक है वो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास से छुपा के रखेंगे। वॉल्यूम 1 है ये, मतलब वॉल्यूम 2 भी होगा। वॉल्यूम 2 में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज लिटिल बिट ऑफ थियरी सेक्शन, तो ये जो थियरी सेक्शन है ना, वो जो हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे वो थियरी सेक्शन है। क्लासरूम में जो थियरी करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ये सब आपको पता है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बोलो विच आर द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये फर्स्ट लेक्चर में आपको जो भी पढ़ाएगा ना वो बोलेगा, तो बोलेंगे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, फिर उसका रूल्स क्या है एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे पर्सनल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो पहला लेक्चर तुमको ऐसा लगा ये तो मेरे को सब आता है। फिर ऐसे में आपको बोलेंगे चलो क्लासीफाई करो, बिल्डिंग अकाउंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, परचेज अकाउंट कौन सा, सेल्स अकाउंट। तो ये क्वेश्चन 1 हुआ। अब ये क्वेश्चन 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, What you are going to study in question number 1, क्लासिफिकेशन। अब आप यही क्वेश्चन फिर से तो घर पे जाके नहीं करोगे, तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हम होमवर्क बुक में डालेंगे। तो हमारा वॉल्यूम 2 विल बी विच बुक, होमवर्क बुक। अच्छा, होमवर्क बुक का कौन सा क्वेश्चन और कौन सा पेज नंबर वो लिख के दिया हुआ है।
हाँ, तो अभी वो जो 3-3.5 महीना तुम फुकट बैठने वाले हैं ना, वो एक्चुअली तुम फुकट नहीं बैठने वाले हैं। वो 3-3.5 महीना में तुम क्या सॉल्व करेंगे? होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करके आने का लिखा है ना, क्वेश्चन 1 हो गया, मतलब इट इज अंडरस्टूड कि नीचे वाला जो क्वेश्चन, देखो हर क्वेश्चन के पीछे होमवर्क रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ऑफ कोर्स हम यही सेम क्वेश्चन थोड़ी होमवर्क में डालेंगे, तो हम लोग ने सिमिलर क्वेश्चन डाल दिया। अच्छा, वो सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं बाय द वे। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 में जो हम करवाने वाले हैं ना, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क डाला ना, वो भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। अब एक ही तरीके का 2 क्वेश्चन करवाएंगे तो 195 की जगह पे 395 आवर्स लगेगा, बाकी सब्जेक्ट भी तो खत्म करने हैं हम लोग को। सो यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू एंड व्हाट टू प्रैक्टिस। एटलीस्ट मैंने अकाउंटिंग के बुक में ऐसा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ अदर बुक्स, मोस्टली मैथ्स के या क्यूए के बुक में भी ऐसा ही है, वहां पे भी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको यही 2 इसमें चाहिए। बाकी लॉ एंड इकोनॉमिक्स रिस्पेक्टिव टीचर विल टेल यू। अब देखो क्वेश्चन 3 है, तो क्वेश्चन 3 में हम लोग ने लिखा है यहाँ पे 4 है 5 है, तो हमने होमवर्क भी डाल दिया। तो होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, होमवर्क का बुक भी आपको अलग से मिलेगा, एंड होमवर्क के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लेक्चर में आके बोलूंगा चलो अभी क्वेश्चन 2 होमवर्क बताओ, चेक करो, ये वो सोल्यूशन रहेगा। व्हेनेवर यू हैव डाउट, व्हाटएवर यू हैव डाउट, यू कैन अप्रोच अस और द टीचर हु इज टीचिंग यू, एंड आप उनको पूछ सकते हो कि सर मेरे को ये डाउट है, आप प्लीज एक्सप्लेन करो। मोर और लेस आपका सोल्यूशन विल बी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट स्टिल यू वांट, नहीं सर वो होमवर्क क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करो, तो हम डिस्कस कर देंगे। बट उसके लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अभी होमवर्क तो हम इधर बैठ के नहीं करवा सकते अनलेस आप इसी को अपना होम मान लो। अभी कोई बोलेगा नहीं सुबह को मैं 8 बजे से आके इधर बैठेगा, बैठो, क्लासरूम खाली रहता है, इधर बैठो, नोबडी विल स्टॉप यू, इधर बैठ के सॉल्व करो, 8 से लेकर रात को 9 बजे तक इधर बैठो, चाहिए तो हम चाबी भी आपको दे देंगे। सो ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल, कंडीशन इज सितंबर 25 पास होने का, सिंपल। वो आपके हाथ में है, हम लोग आपको सब दे सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड विद रिसोर्सेस, बट वो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो आप ही करेंगे ना, यूटिलाइजेशन भी मैं ही करेगा ऐसा नहीं होता। अभी मैं तुम्हारे लिए होमवर्क तो नहीं कर सकता हूं। सेकंड, होमवर्क का बुक और क्लास वर्क का बुक अलग बनाओ, सो दैट यू हैव अ ट्रैक कि भाई चलो मैंने क्लास वर्क इधर तक पहुंच गया है, लेकिन मेरा होमवर्क इधर तक ही पहुंचा है। ये 3-3.5 महीना आप प्लीज वेस्ट मत करो, दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर करियर। देखो अगर तुमको है ना हाफ हार्टेडली देना है ना, नहीं ऐसे जरा ट्राई करते हैं, मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, क्योंकि जो फेलियर का बर्डन है अभी तक आई एम श्योर कि इसमें से कोई भी जन किधर भी लेवल पे फेल नहीं हुआ है। तो फेलियर का बर्डन इन सीए इज वेरी बिग। अभी लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट परसेंटेज वॉज 21%। 21% मतलब 100 में से 79 लोग फेल हुए रहेंगे। तो तुमको लगता है वो 79 जो फेल हुए वो मंदबुद्धि है? नहीं, उनको भी 10th में 95-90% अबव है। ऐसे बहुत जन है जो 90-95% है पर फिर भी वो फेल हुए हैं। सो इंस्टीट्यूट का एग्जाम इज अ टेस्टिंग एग्जाम, इट इज टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब तुम टाइम में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर हमको लिखना है, 100 मार्क्स का फुल अटेम्प्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली जाके एग्जाम लिखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कीप सफिशिएंट प्रीलिम्स टेस्ट एक्सेट्रा, एवरी संडे टू संडे तुम्हारा टेस्ट रहेगा। तो सी सिंपल है, कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू बेसिक्स। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, 10th स्टैंडर्ड में तुमने कितना पेपर लिखा रहेगा एवरी सब्जेक्ट में, ये क्वेश्चन अपने आप को आंसर कर लो। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना तो पेपर कम होते जाते हैं। यू विल रीच 1 पॉइंट, जब सीए फाइनल में होगा ना तो एक पेपर भी नहीं लिखोगे और सीधा एग्जाम में। ऐसा थोड़ी होता है। आज जो लोग अपने, यू टेक एनी एग्जाम्पल, यू टेक इवन क्रिकेटर्स, कि तुम लोग कल हम लोग फाइनल जीत गए तो तुमको ऐसा लगता है सेमीफाइनल के दिन रात को सोए रहेंगे और सीधा बाद में फाइनल के दिन बैट बॉल उठाया रहेगा और जाके खेल के आए रहेंगे, बोला चलो देखते हैं क्या होता है आज। अरे एवरी डे दे प्रैक्टिस रिगरसली। वो लोग का नेट सेशन होता है, वो लोग का मीटिंग्स होता है, स्ट्रेटेजीज होता है, ये सब हमको नहीं दिखता है। हमको सिर्फ वो 8 घंटे का मैच दिखता है और उसके पीछे का 2 घंटे का सेलिब्रेशन दिखता है। सो टेक योर लाइफ एज अ स्पोर्ट, टेक योर एग्जाम एज अ स्पोर्ट।
हर एग्जाम के पहले वो तैयारी रहता है। इट इज नॉट 12th स्टैंडर्ड एग्जाम के लास्ट के आप 25 दिन में पढ़ोगे और आपका पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। 12th स्टैंडर्ड को पूरा 12th स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए 300 घंटा लगता है, मैक्सिमम 350 आवर्स। पूरा फाउंडेशन पढ़ाने के लिए डबल 600 घंटा लगता है। खाली 200 आवर्स तो अकाउंट्स को लगता है। यू कैन सी द नंबर ऑफ चैप्टर्स, लेंथ ऑफ चैप्टर्स। हर चैप्टर में नहीं तो 10 to 12 एवरेज क्वेश्चन भी पकड़ा तो 20 चैप्टर, 19 चैप्टर्स, 380 क्वेश्चन तो हम लोग क्लासरूम में सॉल्व करेंगे। 300 क्वेश्चन समवेयर अराउंड। आप एवरेज 10 क्वेश्चन पकड़ लो, चलो 200-250 क्वेश्चन तो हम क्लास में सॉल्व करेंगे। उतने ही क्वेश्चन होमवर्क में है तो 400 क्वेश्चन यू विल सॉल्व। उसके बाद यू कैन नॉट स्कोर 70-80 मार्क्स। आई एम नॉट बिलीविंग दिस। एंड वो 400 में से डोंट यू थिंक इंस्टीट्यूट विल सिलेक्ट 4 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम दैट विल कम? अरे अकाउंट्स में वैरायटी कर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप मेरे को बोलो वैरायटी क्या कर सकते हैं लोग? अरे एंडोर्स की जगह पे डिस्काउंटिंग पूछेंगे, डिस्काउंट की जगह पे बैंक फॉर कलेक्शन पूछेंगे। उससे ज्यादा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ पूछ नहीं सकते वो लोग। अरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बिलीव में क्वेश्चन तुम खुद बना सकते हो और वो ही क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ सकता है आफ्टर प्रैक्टिसिंग सो मेनी क्वेश्चन। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस। वो हम आपके लिए नहीं कर सकते। देखो जनवरी वाले जो अटेम्प्ट देते हैं ना आपके बाद, अभी कौन सा अटेम्प्ट आएगा? फर्स्ट मैंने अभी फाउंडेशन का कौन सा अटेम्प्ट आएगा? मई। अभी वो लोग का हालत देखो, वो लोग का अभी 12th स्टैंडर्ड, तुम्हारे जितने ही है वो लोग, तुम्हारा भी 12th का एग्जाम हो ना, मेरा सुबह को उसमें ही लेक्चर था, तो वो लोग का 12th का एग्जाम अभी खत्म हुआ है और सडनली वो लोग अभी मई में लिखेंगे। मतलब वो लोग के पास कितना महीना है? सिर्फ 2 मंथ्स मैक्सिमम, क्योंकि वो लोग का एग्जाम इज ऑन 15th में। तो 15 मार्च से 15th में, आज सपोज कौन सा डेट हो गया? 10 मार्च हो गया, 5 दिन प्लस पकड़ लो, 65 डेज दे हैव। वो 65 डेज में वो लोग को पूरा फाउंडेशन रिवाइज करना। अच्छा वो लोग ये सब पूरा चैप्टर कब से पढ़ते आ रहे हैं? जब वो लोग 12th में थे। यही 1 साल पहले वो लोग का फाउंडेशन का सिलेबस चालू हुआ था। तो लास्ट ईयर वो लोग ने जो पूरा पढ़ा, यू डिसाइडेड नॉट टू गिव फाउंडेशन, यू डिसाइडेड टू गिव आफ्टर 12th, दे डिसाइडेड टू गिव बिफोर 12th। मतलब वो लोग का लाइफ वॉज मोर हेक्टिक। अच्छा अभी आपका अटेम्प्ट सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा अटेम्प्ट आता है? जैन। वो जैन का अटेम्प्ट कब चालू होता है? या जैन का बैचेस कब चालू होएगा? जब आपका बैच खत्म होएगा अराउंड जुलाई जन। बट वो लोग के टाइम पे फुल फ्लेज वो लोग का सुबह का कॉलेज चालू रहेगा। तो ये 2 अटेम्प्ट को छोड़ के, दैट इज व्हाई आई पर्सनली लाइक सितंबर अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास बीच में टाइम है पढ़ने के लिए। तो योर पासिंग चांसेस आर हायर। ए वाले जो है उनका भी पासिंग चांसेस हायर है, क्योंकि अभी उनको 2 महीना कॉलेज नहीं है। 2 महीना कॉलेज नहीं है ना, लेकिन यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू स्टडी 12 to 18 आवर्स अ डे ना। अब 12 से 18 घंटा वो लोग थोड़ी पढ़ाई करेंगे। तो यू हैव गुड चांस। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट परसेंटेज कुछ भी हो, अपने को हमारा रिजल्ट परसेंटेज 100% चाहिए। और इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 21% है, डज नॉट मीन वो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट में 25 करेंगे। किस दिन इंस्टीट्यूट का दिमाग घूम गया ना, वो लोग 12% कर देंगे रिजल्ट। मतलब 100 में से 88 फेल। मतलब मेरे को कोई क्वेश्चन आके पूछता है, यही मैंने मई में बोला, सर मैंने ना 10 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब ओके वेरी गुड सर, मेरा 2 जर्नल एंट्री रॉन्ग है, कितना मिलेगा? मैं आंसर देता हूँ डिपेंड्स। तो बोलेगा डिपेंड्स ऑन व्हाट? मतलब इंस्टीट्यूट को कितने लोग को पास करना है। अभी जब वो लोग ने डिसाइड कर ही लिया है कि हमको 88 को फेल करना है, तो कैसे करेंगे 88 को फेल अकॉर्डिंग टू यू इफ यू आर पेपर चेकर? अगर मैं पेपर चेकर हूं और मुझे फेल करना है 88 को, तो कैसे फेल करोगे आप? पूरा रॉन्ग, 0। अच्छा ठीक है, आपको बुरा लगा तो आप क्या कर लोगे? व्हाट कैन यू डू? इंस्टीट्यूट का बाहर गेट के बाहर जाके चिल्लाओ, उधर वॉचमैन तुमको भगा देगा। आप मेल लिखोगे, ये करोगे, वो करोगे, अल्टीमेटली आप नेक्स्ट अटेम्प्ट तो देंगे। तो सी एक्सटर्नल फैक्टर्स इज नॉट इन आवर हैंड। पेपर हमारे हाथ में नहीं है, पेपर चेकिंग हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है वो हम करते हैं। क्या करेंगे हमारे हाथ में है? तो एक ही चीज़ है, जो भी ऑप्टिमम टाइम अवेलेबल है उसको हम लोग यूज करें। एंड नीडलेस टू से फर्स्ट अटेम्प्ट का पासिंग का वैल्यू अलग है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में पास होते हैं उनका वैल्यू नहीं है। एंड बिलीव मी, उसके बाद एज विल कैच अप विथ यू। एज मतलब समझता है ना, मतलब तुम बड़े होते जाएंगे
फिर फाउंडेशन देते रहेंगे, ऐसा मत करो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका 3 अटेम्प्ट से फाउंडेशन पास नहीं हुआ है। सो वो एक बार फेलियर के उसमें तुम घुसोगे ना, बाद में यू विल सर्च फॉर मोटिवेशन, अभी मैं क्या करूं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान ने मेरी कुंडली में ऐसा क्यों लिखा है, ये कि नहीं वो नहीं, ये सब में देयर इज नो पॉइंट इन ऑल दिस। गिवन दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम, तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है। हम तो आपका दिन में सिर्फ 6 ही घंटा लेने वाले हैं। आई अंडरस्टैंड फॉर फ्यू स्टूडेंट्स वी आर ट्रैवलिंग, बट वी हैव ऑल्सो गिवन सीए। हम ट्रैवलिंग में भी पढ़ाई करते थे, जो ट्रेन में गर्दी में ऐसा बुक ऊपर रख के पढ़ने का। अभी तो तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड कर दिया, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल इन पीडीएफ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। हमारे टाइम पे एटलीस्ट देयर वाज नो स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, वी हैड टू कैरी फिजिकल बुक्स, बट एट योर टाइम यू कैन हैव एवरीथिंग इन दिस स्मॉल डिवाइस। चाहे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक टैब ले लो, 10-12 हज़ार में अच्छा सा टैब मिल जाता है, छोटा वाला लो, कौन बोलता है इतना बड़ा स्क्रीन वाला लेने। टैब में पढ़ो इफ यू आर यूज टू ऑल दिस थिंग्स। इंस्टाग्राम और ये सब तुम व्हाट्सएप पे ये सब मोबाइल में देखते हो ना, तो पढ़ाई भी कर सकते हो मोबाइल में। सो बैलेंस योर टाइम, बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस एवरीथिंग। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस लेक्चर्स। आप एक लेक्चर मिस करते हो इज वेरी हैवी, क्योंकि जो मैंने आपको बोला आपके पास एडवांटेज है वो आपका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। अभी बारिश का सीजन आएगा, नहीं बहुत बारिश था, हम लोग नहीं आएंगे सर, हम लोग ऑनलाइन बैठ लेंगे, तो इधर भी बारिश गिरता है, बारिश गिरेगा, ऑनलाइन इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, 6 घंटे का लेक्चर मिस हो गया। कब बैठ के देखोगे 6 घंटे का लेक्चर? हम लोग ने बहुत जन को बोला भी है, क्या होगा मालूम है, एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड। अरे वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो पढ़ा उसका पॉइंट में नीचे पार्टनरशिप में यूज करूंगा। तो नहीं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या था, वो सर उस दिन क्या मैं एब्सेंट था, तो बाद में देखा क्यों नहीं वो रह गया, बस बाकी सब मेरे को आता है। तो यू विल बिल्ड अप स्टोरीज, फिर वो स्टोरी के लिए नया स्टोरी के लिए तीसरा स्टोरी, ऐसा मत कर। सिंसियरिटी विल ऑलवेज बी रिवॉर्डेड, ये हमेशा याद रखो। आई हैव सीन इट, लास्ट 20 साल में मैंने देखा है, दोज हु आर सिंसियर। सीए करने के लिए एवरेज इंटेलिजेंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग ही सीए पास होते। आई एम एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा कोई रैंक बैंक नहीं आया, लेकिन मैं पास हुआ है। एवरेज इंटेलिजेंस सिंपल है। अभी कल 1-2 स्टूडेंट आए थे ना सर, हम लोग को फाउंडेशन में 205, ओके मार्क्स कोई नहीं पूछता है, पास हुआ कि नहीं वो पूछता है। एवरेज इंटेलिजेंस इज नीडेड, बट सिंसियरिटी इज नीडेड। सिंसियरिटी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। तुम सिंसियर रहोगे तो तुमको रिवॉर्ड करेगा, इनसिंसियरिटी विल नॉट बी रिवॉर्डेड। फिर बाद में वो फेलियर के चक्कर में हमको नहीं पड़ना। ओके, वन मोर थिंग विच यू डिजर्व टू नो, वो मैं आपको बता देता हूं। ये पूरे सिलेबस को हम लोग ने 2 टीचर्स में डिवाइड किया है। आई विल नॉट बी द ओनली टीचर हु विल बी टीचिंग यू, 2 टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो हम लोग ने चैप्टर्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट 9 चैप्टर्स आपको टीचर 1 पढ़ाएगा, whoever will be teacher 1 that will teach you first 9 chapters, फर्स्ट से लेके चैप्टर 9, एंड चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। एक्चुअली 2 चैप्टर नहीं है, ये टोटल 10 चैप्टर है। ये 10 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल वी विल स्टार्ट विथ पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। पार्टनरशिप से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, दोनों टीचर का लेक्चर्स साइमल्टेनियसली चलेगा। साइमल्टेनियसली मतलब 2 टीचर आकर नहीं सिखाएंगे ऐसा इधर मतलब मेरा लेक्चर है तो हो सकता है कल टीचर 1 का लेक्चर हो जिसमें वो लोग ये पढ़ाएंगे आपको, तो ये पढ़ेंगे साइमल्टेनियस। ऐसा नहीं कि पहले मैं पूरा ये खत्म कर दूंगा बाद में तुम्हारा पीछे वो चालू होएगा, ऐसा नहीं है पहले वो सब 9 चैप्टर खत्म हो जाएगा बाद में पार्टनरशिप चालू होगा। नो, बोथ द टीचर्स का मतलब अकाउंट्स का लिटरली आपको है ना 3 बुक बनाना पड़ेगा। बोलो बुक नंबर 1 क्या होगा? नहीं मेरा बुक नहीं, भाई चैप्टर नंबर बोलो। चैप्टर नंबर 1 to 9 के लिए क्लास वर्क बुक नंबर 1। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? चैप्टर नंबर 10 के लिए एक बुक बनेगा, वो एक बुक पूरा चैप्टर 10 के लिए यूज हो जाएगा, 5 चैप्टर है उसके अंदर। एंड चैप्टर 11 उसके लिए 3 बुक, मतलब 3 क्लास वर्क का बुक बनेगा।
अच्छा, चैप्टर 1 to 9 भी एक बुक में नहीं होगा, उसका भी 2 बुक, मतलब 4 नोटबुक ये और एक नोटबुक होमवर्क का। टोटल कितना बुक बनाना पड़ेगा? 5। होमवर्क का कॉमन बुक बनाओ। अच्छा, उसके लिए भी चाहिए तो होमवर्क के लिए भी अलग अलग बनाओ कि पहला 9 चैप्टर का होमवर्क का बुक अलग, मैं 10 से लेके 11 तक उसका होमवर्क का बुक अलग। जितना आप क्लैरिटी रखोगे लाइफ में उतना अच्छा रहेगा। क्लियरली बुक को लेबल करने का, बुक 1 चैप्टर 1 to सो एंड सो क्लास वर्क बुक, ये सब वो मतलब स्कूल में तुम लोग ब्राउन पेपर लगाते थे, लेबल लगाएंगे, अभी थोड़ा लेबल बड़ा हो जाएगा, उसमें तुम्हारा नाम मत लिखो, बुक का नाम लिखो, ये सब करो थोड़ा, 1-2 अभी समर वेकेशन में मजा आएगा ये सब करने के लिए। चलो, नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई विल बी टीचिंग पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। और ऐसा भी नहीं है कभी कोई चैप्टर मेरे को बीच में से ऐसा लगा कि चलो इसमें से एक आध चैप्टर में सिखा लूंगा, ऐसा, बट ऑन द फेस वी हैव डिवाइडेड सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एज आई सेड, ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ ये इन्वेंट्री छोड़ दो नहीं आएगा, नहीं, इट कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद company accounts, sorry, partnership accounts, partnership and LLP accounts. So what is meaning of LLP? LLP का full form ही दे दो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को थोड़े टाइम के लिए आप साइड पे रखो, यू कैन ओनली डिस्कस और टॉक अबाउट पार्टनरशिप अकाउंट्स। अच्छा, अभी पार्टनरशिप अकाउंट्स को भी ये लोग ने फर्दर 5 चैप्टर में डिवाइड किया। एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 6 चैप्टर्स। इसमें पहला चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, सेकंड चैप्टर इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट, देन इट इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देन इट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देन इट इज डेथ ऑफ पार्टनर, मतलब रिटायरमेंट डेथ अलग है, एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर 6, बट हम लोग ने उसको लिमिट रखा है टू 5 चैप्टर्स। चलो, एक एक चैप्टर का मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि हर चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स मतलब एज सच तुम्हारे लिए नया नहीं है, बट एज सच तुम्हारे लिए नया है। एज सच नया क्यों नहीं है? क्योंकि यू ऑलरेडी नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। लाइक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, अगर सपोज पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा एंड उसके अंदर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्टनरशिप का मतलब क्या है? 2 और मोर पर्सन्स। अच्छा, थोड़ा सिंपल सिंपल, तुमको कौन बोला एग्जैक्ट डेफिनेशन देने के लिए? बोलो ना, पार्टनरशिप मतलब देयर आर हाउ मेनी ओनर्स? मिनिमम 2 ओनर्स। ठीक है, मिनिमम 2 ओनर होने चाहिए। इन लोग को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनर्स बोलते हैं। दीज आर ओनर्स। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में पार्टनरशिप, अच्छा तो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? ओनर 1 के ओनर 2, पार्टनर 1 के पार्टनर 2, डिवाइड होगा। कौन, कैसे डिवाइड होगा? रेशियो में डिवाइड होगा, रेशियो में। अच्छा ठीक है, ये रेशियो कौन डिसाइड करेगा? वो लोग ही डिसाइड करेंगे, उनका बिजनेस है वो ही डिसाइड करेंगे। ओके, लेकिन वो लोग रेशियो डिसाइड करना भूल गए, तो कौन से रेशियो में डिवाइड करने का? इक्वल रेशियो में। ऐसा कौन बोला? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऐसा करके हमारे देश में एक लॉ है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि अगर आपने डिसाइड नहीं किया, अच्छा बाय द वे पार्टनर्स डिसाइड करेंगे, उसको कहीं लिखेंगे कि ऐसे ही रास्ते पे मिले चाय पीते पीते चल पार्टनरशिप करते हैं, ना करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के क्या लिखें? अरे इक्वल, हाँ ठीक है चल इक्वल। ऐसा अलाउड है क्या पार्टनरशिप? है ना, ओरल हो गया ना ये। अच्छा, रिटर्न रहेगा तो, हाँ तो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड। वो डीड के अंदर है ना, वो लोग लिखेंगे सब, वो जो लिखेंगे ना उसको क्लॉजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लॉजिस बोलते हैं। क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। उसमें से फर्स्ट ही क्लॉज रहेगा कि हमारे बीच में पार्टनर, इंग्लिश में रहेगा, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर शैल बी 3:2 या 5:4 या 2:1। लेकिन सपोज वो क्लॉज डालना भूल गए और बाद में अगर झगड़ा हुआ और बाद में ये लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जज पहले क्या पूछेगा? पार्टनरशिप डीड दिखाओ। तो बोले नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है हमारे पास। तो जज क्या बोल देगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अच्छा, ऐसा कौन बोला?
इंडियन पार्टनरशिप। तो वही सब प्रोविजंस आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। अच्छा, उसके ऊपर सम्स आते हैं कि अच्छा, कभी आपने सुना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, ये सब आपको चैप्टर नंबर 10A में पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अच्छा, यू हैव ऑलरेडी डन फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या बनाते हैं आप लोग फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डायरेक्टली क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। ये तीनों आपको ये चैप्टर में नहीं बनाना है। इस चैप्टर में आप एक नया अकाउंट पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है एक्सेट्रा, वो सब जब हम लोग क्वेश्चन चालू करेंगे तब उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब आप अगर मेरे को समरी पूछेंगे ना, तो ये चैप्टर में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाने का वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देयर इज अ न्यू वर्ड दैट हैज कम, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अप्रोप्रिएशन। दैट इज न्यू वर्ड फॉर यू। एक्चुअली हम लोग ये 12th में भी पढ़ाते हैं, लेकिन हो सकता है बिकॉज यू आर प्योर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, यू मे हैव नॉट स्टडीड इन योर पास्ट, बट देयर इज अ न्यू वर्ड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वर्ड आगे कंपनी अकाउंट्स में भी यूज होता है। व्हाट इज द न्यू वर्ड? अप्रोप्रिएशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इफ टाइम परमिट्स, हम लोग आज ही पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट। सबसे पहले हैव यू हर्ड व्हाट इज गुडविल? व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ओके, और क्या है गुडविल के बारे में आपको पता है? रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इज मेजर्ड इन द मॉनिटरी टर्म्स। ओके, तो आपने बोला गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, परफेक्ट। व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? विच कैनॉट बी सीन, विच कैनॉट बी टच्ड। तो उसने बोला गुडविल इज अ रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, या इट कैन बी मेजर्ड इन मॉनिटरी टर्म। तो जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, उसको वैल्यू कैसे करोगे? मॉनिटरी टर्म्स में। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अच्छा, फॉर एग्जांपल ये बेंच है, ये बेंच क्या है? बिल्डिंग, मोटर, कार, हमारे में, लेकिन एसेट का नाम रखो ना कुछ, फर्नीचर। कैन आई डू वैल्यूएशन ऑफ दिस फर्नीचर? कैसे? कैन आई सी दिस फर्नीचर? कैन यू सी दिस फर्नीचर? कैन यू टच दिस फर्नीचर? मतलब दिस इज विच एसेट? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को सीए में ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये नाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है। हैव यू हर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं सुना है? ओके, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हु इशूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड। देयर आर टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है? 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 2 स्टैंडर्ड्स आर डिसकंटिन्यूड। कौन सा 2 स्टैंडर्ड आर डिसकंटिन्यूड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए? डिसकंटिन्यू हो गए। उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 जो है, ऐसा नंबर्ड है, सीरियली नंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा 29 तक है। तो 29 में से 2 नहीं है, और ये 29 में से 2 नहीं है। मतलब इफेक्टिवली कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज के डेट में वैलिड है? ये 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर के सिलेबस में, जो ज्यादा दूर नहीं है। आज से 8 महीने में तुम पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 इज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सब आ गया, फर्नीचर भी आ गया, बिल्डिंग भी आ गया, मशीनरी भी आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट भी आ गया, सब। इसको लोग ने टेंजिबल फिक्स्ड एसेट नाम नहीं दिया। क्या नाम दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा क्या है? इनफैक्ट हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में ही एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस देंगे, दैट इज AS 26। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज ऑन इंटेंजिबल एसेट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी,
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनटेंजिबल एसेट पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? व्हाट इज नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब क्या? ये लोग को ना अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना है। ऐसा बहुत सारा एरियाज है जिसमें अकाउंटेंट्स अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते थे। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। तो इंस्टीट्यूट ने क्या इशू कर दिया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिया। भाई इस चीज का अकाउंटिंग आप ऐसे ही कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने जो आपको बोला ना, AS6 दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज डिसकंटिन्यूड। AS6 इज डिसकंटिन्यूड। AS6 वाज ऑन डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मतलब डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग कैसे करने का, वो इंस्टीट्यूट ने सिखाया था या दिया था। अब वो AS6 निकल गया, डज नॉट मीन कि AS6 नहीं है, उसको वो लोग ने मर्ज कर दिया AS10 के साथ। AS10 क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये सब नाम अभी से याद करना चालू करो, क्योंकि हम लोग उसका रेफरेंस नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन देते जाएंगे, तो ही आपको इंटर तक याद हो जाएगा। नहीं तो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक साथ आप याद करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। एनीबडी हु हैज डन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर इन 12? सॉरी, गलती हो गया, मैंने पूछा। उसमें एक एरिया था कॉल्ड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अच्छा, किसी ने ये सुना है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर? वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, AS2 में लिखा हुआ है। तो पब्लिक क्या मन में सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहे थे। तुम समझो ना यार, इतने सारे अकाउंटेंट्स हैं, कितने सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, और अभी नहीं, बहुत सालों से चलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949, तो तब से लेकर अभी तक कितने सारे CA बने रहेंगे। सब लोग अलग अलग कंपनीज, कितने कंपनीज है, लाखों कंपनीज है, हजारों कंपनी है, हर उनके हजारों अकाउंटेंट है, सब अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर अकाउंटिंग ऑफ 2 कंपनीज और 2 ऑर्गेनाइजेशंस। इफ आई एम इन्वेस्टर, मुझे 2 कंपनी का अकाउंट्स कंपेयर करना है, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? ये अकाउंटिंग अपने हिसाब से कर रहा है, ये अपने हिसाब से कर रहा है, तो कैसे करूं? तो उसके लिए अकाउंट इंस्टीट्यूट ने क्या इश्यू करना चालू किया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि भाई आप इसका अकाउंटिंग ऐसे ही कर सकते हो। तो बहुत सारे एरियाज में उन लोग ने बोला है इसका अकाउंटिंग ऐसे करो, इसका अकाउंटिंग ऐसे करो। तो वो स्टैंडर्ड्स को हम लोग बीच में रेफर करेंगे। इनफैक्ट हमारे बंच में, दैट इज पार्टनरशिप में, हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर करेंगे, दैट इज AS26। व्हाट इज AS26 ऑन इनटेंजिबल? ऑफ कोर्स आपको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना है, और आप ऐसा समझ सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एज गुड एज लॉ। इवन कंपनीज एक्ट में बोला गया है, इवन कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि जो भी कंपनीज अकाउंट बनाएंगे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो भी पढ़ेंगे, जो मैं विल कम टू दिस पॉइंट। एनीवेज, आई एम कमिंग बैक टू गुडविल का डिस्कशन। मैंने आपको ये पूछा, किसी ने बोला कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। तो उसका वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग? तो उसको वैल्यू करने के लिए देयर आर सम मेथड्स। वो मेथड्स वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 10B कि गुडविल को कैसे। अच्छा, आपने कभी ऐसा चैप्टर नहीं किया रहेगा वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर को वैल्यू करने के लिए चैप्टर नहीं चाहिए, बिकॉज फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर कार, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, दिस आर ऑल विच टाइप ऑफ असेट्स? टेंजिबल, इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच्ड। मैं किसी को भी बुला के उसका वैल्यूएशन करवा सकता हूं। मोटर कार का मुझे वैल्यूएशन करना है, कैन आई डू वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार? यस। किसी मैकेनिक के पास लेके जाओ, अभी तो वो स्पिनी कार्स 24 ने आ गए, बोलो मेरा गाड़ी मेरे को बेचने का है, विद इन 1 आवर तुमको उसका वैल्यूएशन करके तुमको बता देंगे हम तुम्हारा कार इतने में बेच सकते हैं, बिकॉज इट इज टेंजिबल, इट कैन बी सीन, इट कैन बी टच। बट गुडविल इज एन, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करने का, गुडविल का वैल्यू कैसे ढूंढने का, वो एक्चुअली हम लोग वो चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, पॉइंट नंबर C तो आपने किया हुआ है। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर का नाम? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उसमें हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। क्यों करते हो आप न्यू पार्टनर को एडमिट? ऐसे ही मजा आ रहा है, चैप्टर है तो करते हैं। पैसा चाहिए, मतलब इंसान कमी ना रहेगा तो चलेगा, लेकिन पैसा लेके आ रहा है ना, तो हम उसको पार्टनर तो बना ही लेंगे। मतलब 2 अच्छे बेचारे भगवान के आदमी है, A और B, लेकिन C कमीना है, C फॉर कमीना। तो C कमीना है, वो बोल रहा है मैं 5 करोड़ रुपए लेके आएगा, मेरे को पार्टनर बनाओ, तो तू बना देगा? कल वो तेरे को बना के गया तो
गुडविल मतलब रेपुटेशन। बोथ द पार्टनर, हाँ अग्री, 5 करोड़ लेके आएगा, कौन ना बोलेगा, अरे इसको पहले बनाओ पार्टनर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नीडेड फॉर एडमिटिंग एनी पार्टनर? पैसा, एक्सपीरियंस। अरे एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है, तो भी तुम बना देगा उसको पार्टनर? बना देंगे। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप? एक तो डिसएडवांटेज बनाओ, प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ता भी तो है ना, नया पार्टनर आएगा, पैसा लेके आएगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो पैसा लेके आ रहा है, प्रॉफिट तो देंगे ना उसको। फिर यू कैन नॉट बी सेल्फिश। बस ठीक है, कॉमन सेंस है, मतलब जस्ट कैजुअल डिस्कशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वन थिंग दैट इज नीडेड, और वो तुमको आंसर कर पाओगे ओनली इफ यू आंसर माई क्वेश्चन। व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप? झगड़ा होगा, ठीक, उसके डर से। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होते ही रहता है, डजंट मीन कि शादी नहीं करेंगे। देयर इज वन बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। चलो जल्दी, सोचो, आपके पास बहुत टाइम है, चाहिए तो एक हफ्ते तक छोड़ के आओ, 2-3 टेक्स्ट बुक उठा के चेक करो। डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, बोलो जल्दी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपने जो सब आंसर्स दिए वो गलत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है? मेरे को ओसी का आंसर नहीं चाहिए। आई अंडरस्टैंड प्रॉफिट डिवाइड होता है, बट वो करना पड़ता है। इतना खराब लगेगा, उसको बोलेगा तेरे को ये सब, तेरे को हम प्रॉफिट नहीं देंगे, लेकिन तेरे को पार्टनर ले रहे हैं हम लोग। प्लीज, इट इज डिसएडवांटेज। और एक 12th स्टैंडर्ड में एक ऑब्जेक्टिव होता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज डैश अनलिमिटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? हाँ मतलब, हाँ, तो किसी भी लाइफ को बर्बाद करने के लिए एक ही इंसान काफी है। तो अगर तुमने किसी को पार्टनर ले लिया, आर अदर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर? यस। तो उसके पास पैसा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो आप सबसे पहले किसी को पार्टनर लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अरे ट्रस्ट होना चाहिए। तुमको ट्रस्ट ही नहीं है वो इंसान पे, तो आप पार्टनर लेके करोगे क्या? वो डूबा के जाएगा तुमको। 10 करोड़ का करके क्या तुम्हारा, वो चला जाएगा दुबई, तुम इधर उसका लोन चुकाते रहेगा पूरा जिंदगी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ टेकिंग एनीबडी एज अ पार्टनर? ट्रस्ट। अरे पैसा तो लेके आएगा वो, बोलेगा मेरे पास 5 करोड़ रुपया बनाओ मेरे को पार्टनर, बाद में देखो कैसा बनाता हूं तुमको। यू डोंट नो हाउ मेनी अमाउंट्स ऑफ फ्रॉड आर टेकिंग प्लेस। कितने लोग फ्रॉड करते हैं, क्यों? एंड दैट इज वाई तो एलएलपी आया ना। व्हाट इज एलएलपी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, इनलिमिटेड लायबिलिटी। बट पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी चलता था, और उस वजह से फ्रॉड बहुत होता था, बहुत कंप्लेंट्स आते थे, बहुत केसेस होते थे। लेकिन क्या करेगा? सो when you are admitting a new partner, of course capital is important, लेकिन आप सिर्फ कैपिटल के लिए किसी इंसान को, of course कैपिटल चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कैपिटल नहीं चाहिए, बट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। somebody said experience, I'm not saying that was wrong answer, it is correct answer. then आज अगर वो पार्टनर, आज अगर वो पार्टनर बन रहा है तो उसका रेपुटेशन भी हमको काम आता है ना। आज एक पार्टनर है, उसका कोई रेपुटेशन रहेगा, मार्केट में सब उसको पहचान रहे हैं, हम उसको पार्टनर ले रहे हैं, तो अगर वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो विद दैट बिजनेस भी तो आएगा, क्लाइंट्स भी तो बढ़ेंगे, एक्सेट्रा। ओके, सो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आप लोग क्या पढ़ा रहेगा 12th स्टैंडर्ड में? हम लोग को क्या पढ़ना है एज एन अकाउंटेंट, बिकॉज वी आर अल्टीमेटली अकाउंटेंट्स। तो व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी? सी, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज एन इवेंट। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज एन इवेंट। अब ये इवेंट पे हमको अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग करना है मतलब there are certain transactions or there are certain things that you have to record at the time of admission of partner. तो admission of partner के टाइम पे आप क्या क्या करते हो?
अच्छा, कौन सा अकाउंट बनाते हो? रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करोगे। नया पार्टनर आने से पहले आपने एसेट्स लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया। अच्छा, नया पार्टनर आएगा तो आप क्या लेके आएगा वो, तो उसका आप एंट्री पास करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर यू विल डू गुडविल का कैलकुलेशन। इसके लिए तो चैप्टर है, पॉइंट नंबर बी, 12th स्टैंडर्ड में अनफॉर्चुनेटली चैप्टर नंबर, जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में थे ना, तभी ये ट्रीट गुडविल करके अलग चैप्टर हुआ करता था 12th स्टैंडर्ड में। पता नहीं अभी 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस बना है वो बावले हो गए हैं, गलत पढ़ा रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में। आई विल प्रूव इट, गलत पढ़ा रहे हैं। मैं आपको गुडविल चैप्टर में बता दूंगा कि 12th स्टैंडर्ड में आपने क्या गलत पढ़ा है। गलत पढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक गलत है। आई वी विल प्रूव इट इन चैप्टर नंबर 10B itself। 12th स्टैंडर्ड में तुमने जो गुडविल का ट्रीटमेंट किया है वो गलत है। एनीवेज, पॉइंट नंबर 10C, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में जो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मोरलेस वही है। एक ही पॉइंट नया है 12th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में एडमिशन ऑफ पार्टनर में। लास्ट का 2 सम हम लोग करेंगे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो नया पार्ट है। बाकी आपका जो 12th स्टैंडर्ड का ऑब्वियसली थोड़ा सम्स हायर लेवल का रहेगा, थोड़ा लेंथ ऑफ द क्वेश्चन भी बड़ा रहेगा। इनफैक्ट हम लोग ने जो टेक्स्ट बुक में 2-3 क्वेश्चन डाले वो 12th स्टैंडर्ड के ही डाले हैं, क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन है, इसके लिए हमने उसको फाउंडेशन में, लेकिन हम उसको फाउंडेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के तरीके से वो गलत सॉल्व किया गया है इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज विच, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? रिटायर हो रहा है फ्रॉम पार्टनरशिप। ओके, व्हाई डज एनी पार्टनर रिटायर? एज हो गया है, वो बूढ़ा हो गया है, इसके लिए वो रिटायर हो रहा है। ओके, और मन नहीं कर रहा है, अब हम संसार को छोड़ रहे हैं, अभी मुझसे ये सब नहीं होता है ना। ओके, मन नहीं है, और दूसरा कुछ बिजनेस करने का हमको लालच आ गया है, तो अभी मैं दूसरा कुछ करूंगा, लाइक गोवा में जाके गैम्बलिंग करूंगा। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या रखा है, मजा नहीं आ रहा है। हाँ, फिर एज हो गया, मन नहीं कर रहा है, दूसरा कुछ करना है। ओके, बिजनेस में अभी करने जैसा कुछ बचा नहीं है। ओके, फिर वो किसने तो बोला अभी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं पार्टनर्स के बीच में, डिसएग्रीमेंट्स। ओके, डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर, रोज झगड़ा हो रहा है, ये एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, किसी दिन अगर आ गए तो एक दूसरे को मार डाल देंगे। ओके, तो डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर एंड दिस हैज रीच दैट पॉइंट विच कैनॉट बी सॉल्व फर्दर। तो ओके, मैं बोला नहीं भाई, हमको नहीं करना है कंटिन्यू, आपको करना है करो, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, फिर बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। ओके, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो अल्टीमेटली हमको रीजन से कोई लेना देना नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम लोग क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सी, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज ऑल्सो एन इवेंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, these are all recurring events or very less frequently happening events. लेस फ्रीक्वेंटली हर साल हम नया पार्टनर को एडमिट करेगा, तो चलो आज कुछ करने के लिए नहीं तो नया पार्टनर एडमिट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यू विल से फॉर एग्जांपल 5 साल 10 साल में आपने एक पार्टनर को एडमिट किया, या फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो 10-15 साल में एक पार्टनर रिटायर हुआ, इफ पार्टनरशिप हम 10-15 साल टिका तो। ओके, फिर हम लोग रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। इवन इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑल्सो यू प्रिपेयर विच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो सब हम लोग रिवैल्यूएशन का जो स्टेप एडमिशन में कर रहे हैं वही सेम आप इसमें करोगे। जैसे आप गुडविल का कैलकुलेशन एडमिशन में करोगे वैसे ही गुडविल का कैलकुलेशन किस में होता है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। ओके, किसी को ऐसा वेगली याद है कि रिटायरमेंट में गुडविल में कितना मेथड्स, मतलब कितना ट्रीटमेंट था? नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गुडविल राइट ऑफ पहले रेज करना पड़ेगा, बाद में राइट ऑफ करेंगे। गुडविल रेज करेंगे, उसका क्या जर्नल एंट्री है? ऐसे ही कुछ भी, जो भी आपको मन में आता है बिंदास बोल। देयर इज नो राइट, सॉरी, बैंक क्यों रिटायर हो रहा है, मतलब वो रिटायर हो रहा है तो पैसा देगा गुडविल का? नहीं। गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ऑल के रिमेनिंग। पहले हम रेस का बात करते हैं, बाद में राइट ऑफ का। पहले रेस का क्या एंट्री है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, विच रेशियो?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री, ओल्ड पीएसआर, ओके चलो। अब हम राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री है? विच पार्टनर्स कैपिटल, ये तो क्या मजा आया, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ने वापस ओल्ड पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू, अच्छा, और राइट ऑफ नहीं किया तो हाँ, तो ये ट्रीटमेंट गलत है। इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन 12th में परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो इंटरनेशनल स्टेट बोर्ड के लेवल का है, उसने अभी तक टेक्स्ट बुक चेंज नहीं किया है। दे आर टीचिंग यू रॉन्ग। एनीवेज वी विल सी व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाई इट इज रॉन्ग, बट इट इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट वन क्या है? डेथ ऑफ द पार्टनर, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। डेथ ऑफ द पार्टनर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर? मर गया, ठीक, सो सिंपल। अच्छा, अभी जैसे हमने रिटायरमेंट में क्वेश्चन पूछा क्यों रिटायर हो रहा है, ऐसे डेथ में तो नहीं पूछ सकते क्यों मर गया। तो रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या है? रिटायरमेंट, 12th स्टैंडर्ड में एक मस्त ऑब्जेक्टिव आता है, डेथ मीन्स डैश रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट, मतलब कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गया है वो। तो रिटायरमेंट और डेथ में फर्क क्या हो गया? उसमें वो विलिंगली छोड़ के बोला हाँ ओके मैं जा रहा हूँ। डेथ ऑफ द पार्टनर में वो दिन बताए, एक दिन, हाँ, तो भी फर्क क्या हुआ? 12th में नहीं, फाउंडेशन में भी एंड ऑफ द ईयर में ही होगा। मतलब हम रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड एंड जनरली डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड जनरली, अनलेस तुमने कुछ ठीक है प्लान किया किसी को टपकाने, हाँ ठीक है। डेथ ऑफ द पार्टनर में भी वही करना है मोर और लेस। रिटायरमेंट के कंपैरिजन में देयर इज ओनली वन थिंग और टू थिंग्स दैट आर न्यू इन डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर में एक डिस्कशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करेंगे, विच इज समथिंग कॉल्ड, आई डोंट नो वेदर यू हैव डन दैट इन 12th स्टैंडर्ड और नॉट, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट के ऊपर हमारे पास 3 मेथड है और उसके ऊपर नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस है जो सिर्फ रिटायरमेंट ऑफ डेथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक लेक्चर जॉइंट लाइफ पॉलिसी को लगेगा। एंड देन वेरी रेयरली आई हैव सीन एनी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट लिविंग दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या? फॉर्म बंद कर रहा है। ओके, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? क्यों डिसॉल्व करने का? लॉस में, मतलब नेगेटिव ही सोचने का हमेशा। रिटायरमेंट क्यों हो रहा है? बूढ़ा हो गया है, मरने वाला है, नेगेटिव ही सोचने का। डिसोल्यूशन क्यों? लॉस हो रहा है। ओके, फिर डिस्प्यूट हो रहा है, अगेन नेगेटिव, डिस्प्यूट हो रहा है, फिर मन नहीं कर रहा, कुछ भी रीजन, फिर ओके ठीक है चलो। देन पार्टनरशिप में एक ही पार्टनर रहेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? 2 है, एक मर गया तो एक ही बचा, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। ओके ठीक है। देन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, पूरा डूब ही गए सब लोग, सबको लेके डूब गए। ओके, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। देन इलीगल बिजनेस हो गया। ये सब जो आप रीजन दे रहे हो ना, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको आएगा। सो देयर आर सर्टन रीजंस व्हिच लीड्स टू कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का वन ऑफ द रीजन इज बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल और अनलॉफुल। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लास्टिक का इंडस्ट्री, हम प्लास्टिक का बैग बना रहे हैं और गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया, तो आपका बिजनेस इलीगल हो गया, तो आपको शायद डिसोल्यूशन करना पड़े। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आप कौन सा अकाउंट बना रहे? डिसोल्यूशन फॉर्म में क्या क्या अकाउंट्स ओपन करते हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट। ये मिक्सअप नहीं करने का। एडमिशन और रिटायरमेंट में कौन सा अकाउंट बना देते हैं और यहाँ पे कौन सा बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आप लोग ने इंसॉल्वेंट पार्टनर भी किया रहेगा, उधर भी तुमको 12th स्टैंडर्ड गलत पढ़ाता है, वो भी हम देखेंगे क्या गलत पढ़ाता है। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में बहुत सारा गलत पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग ने लिखा तो है लेटर, देखते हैं अभी वो लोग सुनते कि नहीं हमारा। तो 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक इज फुल ऑफ एरर्स। मतलब एरर्स मतलब एंड की जगह पे इफ लिखा, ऐसा एरर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल एरर्स है। देखिए आपने गुडविल का एंट्री दिया ना, वो आपने बरोबर पढ़ा है, आपको जिसने पढ़ा है वो भी बरोबर पढ़ा है, लेकिन फाउंडेशन में उसको हम लोग गलत बोलते हैं क्योंकि वो अलाउड नहीं है। वो क्यों अलाउड नहीं एक्सेट्रा, वो हम जब डिस्कस करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी आपने बोला उससे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है, हम लोग एक
पॉइंट पढ़ेंगे कॉल्ड एज पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन, मील मील मतलब समझता ना, MEAL, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ओवरऑल चैप्टर का या पूरे चैप्टर पार्टनरशिप का पूरा बंच है, और ये बंच पूरा एक साथ ही होगा। और ऐसा नहीं है कि पहले हम डिसोल्यूशन करेंगे बाद में इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ठीक है, अभी मैं लगातार 1 आवर 55 मिनट से बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट। अभी तुमको कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो बिफोर वी एंड टुडेज सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट आई विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, और उसमें तुमने ऐसा सब चीज सुनेंगे जो तुमने शायद सुना भी नहीं होगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क? पूछ लो, मन में मत रखो, बाहर जाके बाद में आजू बाजू वाले को मत पूछना। बहुत थिंग्स यू विल स्टडी न्यू इन पार्टनरशिप। हाँ, बाकी सब जो बेसिक्स आपने पढ़ा है वो तो सेम ही रहेगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में भी आपको 12th स्टैंडर्ड में गलत पढ़ाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का 2 इफेक्ट बोलो। अभी 12th का एग्जाम खत्म हुआ ना, कुछ तो शर्म करो। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो पहले तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता ही नहीं है वो, मैंने एक नया अकाउंट का नाम लिया था। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स ये सब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज नॉट दैट मैं ऐसा बोल के छोड़ दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक्सप्लेन करने को मेरे को 45 मिनट्स लगता है, लेकिन अप्रोप्रिएशन मीनिंग का, अप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग आज सुन के जाओ। अप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप प्रॉफिट को तब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जब प्रॉफिट हो। यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में ऐसा बोलता है लॉस रहेगा तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, जो गलत है। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। ये सब में जो मैंने अभी बोला वो मैंने ऊपर ऊपर से बोल दिया है। हम उसको विथ फिगर्स डिटेल में प्रूव करेंगे, क्योंकि यही तो हमको वो चैप्टर में पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर पढ़ाने को ही 10 घंटा लगता है खाली, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है पार्टनरशिप का डेफिनेशन हो गया ना, इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अंदर नहीं तो 10-12 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सो अगेन आई एम आस्किंग सेम क्वेश्चन, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यू कैन आस्क। अपार्ट फ्रॉम कल का टाइम टेबल क्या है वो बता दो सर। और कौन सा एमसीसी से कोई है इधर? एमसीसी नहीं, एमसीसी ओके, मैं भी एमसीसी में था। पोदार वाला कोई है? पोदार केलकर वाला कोई नहीं। सोमया तो मैंने देख लिया। और कौन सा कॉलेज है? भिवंडी का कॉलेज रहेगा कोई? हाँ ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स और इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, वी विल स्टार्ट फुल फ्लेज्ड चैप्टर। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट अकाउंट का लेक्चर मेरा ही रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला वी हैव टीचर 1 ऑल्सो, शायद उनका भी लेक्चर रहेगा, तो वो अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और अगर वो चालू हो गया तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मुझे पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट ये सब लगेगा। मैं उधर मैं आपको पूछ रहा हूँ पर्सनल रियल नॉमिनल क्या है, तो थोड़ा ऐसा देख के आना। ठीक है, थैंक यू सो मच।